Good morning, friends. Good morning, everyone. So, welcome to this lecture number 26 of Booster Revision Batch, my friends. बस अभी अपना ये सफ़र बस 2-3 लेक्चर का बचा है, ठीक है. So we are almost at the end now, and all major topics we have completed. Everyone knows, okay. एंड कल हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इंटर फाइनल के एंगल से था वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट किया. उसके पहले बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल कंप्लीट किया. उसके पहले मार्जिनल कॉस्टिंग जो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी कंप्लीट किया, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल में कंप्लीट किया. याद है आपको ये सब? तो चलो फिर मिसलेनियस टॉपिक्स में, ओके, जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है यूनिट कॉमा बैच कॉस्टिंग, ऐसा एक टॉपिक है, बराबर है ना. एंड फिर अगला टॉपिक है जॉब कॉमा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ डायरेक्टली, चलेगा क्या? हम वैसे भी हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए है वो तो मर्ज किए हुए है ना बच्चों, यस और नो. तो फिर इसके बाद में सर्विस कॉस्टिंग सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा. ये कंप्लीट होने के बाद क्या बचेगा? सर्विस कॉस्टिंग. ठीक है बच्चों. एंड वो जो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग है, ऑब्वियसली दैट पार्ट यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन. आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ओके, मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं रिवीजन करवाऊं, ऐसा कुछ है, ठीक है. एंड मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मैं आपको उसका अकाउंटिंग एंट्री बताऊं और आप समझे, ये प्रोसेस बहुत डेंजरस साबित हो सकता है. तो इससे बेटर है कि आप वो खुद मैनेज करो, ठीक है बच्चों. तो यूनिट बैच जॉब ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, शैल वी स्टडी माय फ्रेंड्स? यस और नो? ओके, चलो. यूनिट बैच कॉस्टिंग ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप सबको पता है. यूनिट कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? कब यूनिट कॉस्टिंग यूज होता है बोलो? व्हेन एक ही प्रोडक्ट बनता है यूनिफॉर्म टाइप का, एंड बस उसका प्रोडक्शन होते रहता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉस्ट पर यूनिट. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज द, बोलो, कॉस्ट पर यूनिट. ओके, चलो एकदम बेसिक टाइप का जो थियरी है वो लिख के देता हूं, चलेगा ना? तो राइट डाउन. यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. ऐसा नहीं कि आप ये जानते नहीं हो, बट फिर भी रिवीजन एंगल से जितना एकदम बेसिक पार्ट है वो मैं लिख के दे रहा हूं. इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटिटी, वेयर आउटपुट produced by an entity, okay, is identical, is, bolo, identical, and each unit of require, and each unit of output, and each unit of output require identical cost, require, बोलो मेरे भाई, identical cost. Correct or not? Unit costing is also known as single costing or output costing. Unit costing is also known as single, या क्या बोलते हैं, output costing. Unit costing is also known as single oblique output costing. Yes or no? Okay. Under this method, costs are collected. Under this method, लिख रहे हैं ना बच्चों? Under this method, costs are collected. Costs are collected. हाँ बोलो. Costs are collected and analyzed. Costs are collected and analyzed element wise. कैसे बोलो? element wise. And total cost per unit is ascertained. हाँ बताओ, आप ही बता दो कैसे ascertain होता है? ascertain by dividing total cost, by dividing total cost by number of units produced. By number of units produced. Yes or no? Yes, sir. ओके. एंड अगर इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में बताना है तो जो बहुत डेंजरस फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो है ना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. है ना टफ फॉर्मूला?
डिवाइडेड बाय, बोलो मेरे भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आप समझ रहे बच्चों ये? अब जैसे कि आप मुझे बताओ एग्जांपल, लेट अस से इंडस्ट्री टाइप एंड लेट्स से कॉस्ट यूनिट। समझो इंडस्ट्री ब्रिक्स बना रहे, तो ऑब्वियसली ऑल ब्रिक्स यूनिफॉर्म बनेंगे ना, तो यू मे गेट कॉस्ट पर 100 ब्रिक्स, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, यस और नो? देन समझो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो यू कैन गेट कॉस्ट पर बैग या कॉस्ट पर टन, ऐसा भी हो सकता है। स्टील इंडस्ट्री यू कैन फाइंड आउट कॉस्ट पर टन, yes or no? Then maybe let's say liquor industries, maybe cost per liter, एक ही टाइप का लिकर बना रहे हो आप कंटिन्यूस, पॉसिबल है ना बच्चों? yes or no? अच्छा कोचिंग इंडस्ट्री रहा तो, कोचिंग इंडस्ट्री रहा तो सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई होता है, जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है क्या उसमें? समझता है क्या? पर लिटर यहाँ पे लिकर में, समझ रहे हैं ना? अच्छा कोचिंग में भी पर स्टूडेंट कब हो सकता है? जहाँ पे सारे स्टूडेंट को सेम फैसिलिटीज है, सब सेम है, सब यूनिफॉर्म है, उस केस में पॉसिबल है, करेक्ट और नॉट? बट ऑब्वियसली सर्विस इंडस्ट्री में यार सबके कोर्स अलग अलग रहेंगे, सबके नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग रहेंगे, करेक्ट और नॉट? फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अलग अलग रहेंगे, सर्विसेज अवेल्ड अलग अलग रहेंगे, यस और नो? तो वहां पे सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है। आप समझ रहे बच्चों? यस और नो? ओके, ये हुआ यूनिट कॉस्टिंग, लिखा यहां तक आपने? अच्छा फिर बैच कॉस्टिंग क्या होता है? और टफ कंसेप्ट क्या? बैच कॉस्टिंग, बैच जैसे अभी 100 यूनिट्स का एक बैच, 50 यूनिट का एक बैच हम लोग बोलते हैं ना, राइट? और बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज अ, बोलो बच्चों, टाइप ऑफ specific order costing, specific order costing where articles are manufactured in predetermined lots, where articles are manufactured in, बोलो, predetermined, articles are manufactured in predetermined lots, एंड उसी लॉट को हम क्या बोलते हैं? बैच, नोन एज बैच, यस और नो? राइट ऑन। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन is a batch for production, rather than output, yes or no? Rather than, बोलो, output as seen in unit costing method। समझ रहे हैं आपको? ये यूनिट कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट होता है, यहाँ पे पर बैच फाइंड होगा, यस और नो? नेक्स्ट, रीजंस फॉर बैच कॉस्टिंग मे बी टेक्निकल और इकोनॉमिकल। रीजंस फॉर, बोलो मेरे भाई, बैच कॉस्टिंग मे बी टेक्निकल और इकोनॉमिकल और बोथ। अभी देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा रहता है कि समझो हम कोई छोटा मोटा नट बोल्ट बना रहे, समझ रहा है कि नहीं, जिसका अगर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते बैठोगे तो आएगा 2 पैसा या 0.02 पैसा, ऐसा आएगा। आप इमेजिन कर रहे हो या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि 1000 बोल्ट का पैकेट हम 8 रुपए में बेचते, पॉसिबल है ना? 1000 नट्स का पैकेट हम लोग 20 रुपए में बेचते। अब बताओ कॉस्ट पर नट क्या तो रहने वाला है। तो इट इज बेटर टू डिटरमाइन द कॉस्ट बैच वाइज or lot wise। are you understanding this? yes or no? तो रीजन फॉर बैच कॉस्टिंग में भी क्या लिखा हमने? बोलो, आइदर, बोलो, टेक्निकल और इकोनॉमिकल और बोथ। are you understanding this?
yes or no? Hope you understood this. Yes. Next sentence लिखो, to facilitate convenient cost determination, to facilitate convenient cost determination, to facilitate convenient cost determination, comma, one number is allotted for each batch. One number is allotted, समझ रहे हैं ना बच्चों? For each batch, हर एक बैच का कॉस्ट फाइंड करना रहता है ना आपको, तो एक बैच को एक नंबर दे दिया, फिर उसमें जो भी मटेरियल इशूड, लेबर आवर्स वर्क जो भी है, अगेंस्ट दैट नंबर आप बुक कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ दैट बैच. यस और नो? नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट फॉर दिस बैच, मटेरियल कॉस्ट ऑफ दिस बैच लिख रहे हो क्या मेरे भाई? मटेरियल कॉस्ट ऑफ दिस बैच कहां से पता चलता है? बोलो मटेरियल कॉस्ट. फ्रॉम मटेरियल रिक्विजिशंस, फ्रॉम मटेरियल Requisition. is calculated from material requisitions, is calculated from material requisitions. याद है क्या आपको मटेरियल रिक्विजिशन? Yes, sir. कौन से चैप्टर में पढ़ा था मटेरियल रिक्विजिशन? Material. फर्स्ट चैप्टर में, याद है ना आपको? Yes, sir. लेबर कॉस्ट इज अराइव्ड फ्रॉम जॉब कार्ड्स, समझ रहा है क्या आपको ये? Yes, sir. लेबर कॉस्ट फ्रॉम, बोलो, Job cards. जॉब कार्ड्स. चलो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, और क्या बचा है? ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम, ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम, बोलो, मशीन आवर रेट, बराबर है ना? Yes, sir. और लेबर आवर रेट, यस और नो? Yes, sir. या कभी कभी परसेंटेज ऑफ वेजेस, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो भी रहेगा बराबर है, और एनी अदर सुटेबल बेसिस, और एनी अदर Suitable. सुटेबल बेसिस, एनी अदर सुटेबल बेसिस. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट बताओ, जॉब कॉस्टिंग लिख रहे हो क्या बच्चों? Yes, sir. जॉब कॉस्टिंग, यस बोलो, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? अच्छा सच्ची में बच्चों ये बेसिक थियरी में इंटरेस्ट है क्या? देखो बच्चों, मैंने कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट लिख के नहीं दिए, बट कम से कम इतना पढ़ना है अपने को. यस और नो? तो चलो बोलो, जॉब कॉस्टिंग मतलब ये कब यूज होता है? अब जैसे कि समझो इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ये जॉब है. समझो ये सोराली है, इसका कल ऑफिस है, और मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, ये बोल रही कि सर मैं सीए बन गई हूँ, मेरे ऑफिस का 300 स्क्वायर फीट का इंटीरियर डिजाइन करके दो आप, तो दैट इज अ जॉब आई एम अंडरटेकिंग. तो समझो मैं सोराली का और मौसम का दोनों का अलग अलग ऑफिस है, एट ए टाइम इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो मैं दोनों का टोटल कॉस्ट क्लब करके डिवाइड बाय 2 करके एक को बताऊं क्या? क्यों नहीं बताओ ऐसे? क्यों नहीं ऐसे बोलो ना? सीधी सी बात है यार, दो इसका 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसका 600 स्क्वायर फीट का है, यहाँ पे मार्बल फिनिशिंग चाहिए, उसको सादा फिनिशिंग चाहिए, इधर प्लाईवुड यूज हुआ है, उधर दूसरा टाइप का लकड़ी यूज हुआ है, करेक्ट और नॉट? इधर बहुत ही राइट टाइप का फाइन पॉलिशिंग है, उधर पॉलिशिंग है ही नहीं, करेक्ट और नॉट? हर एक का अलग अलग स्पेसिफिकेशन था ना मेरे भाई. अच्छा मुझे बताओ, समझो मैं एक सर्विसिंग सेंटर चला रहा हूँ, 10 बाइक आज सर्विसिंग के लिए आ गए, तो मैंने 10 बाइक का टोटल सर्विसिंग कॉस्ट निकाला, डिवाइड बाय 10 करके सबको बोल दिया, चलेगा क्या? अरे एक स्कूटी है, एक बुलेट है, करेक्ट और नॉट? दोनों को सेम चार्ज करोगे क्या? अच्छा समझो सेम ही रहेंगे तो भी कैसे चार्ज करोगे? एक का क्या क्या चेंज करना था, एक को सिर्फ वॉश करके देना था, वर्क तो अलग अलग है सबका, तो रिकॉर्ड तो आपको जॉब वाइज रखना पड़ेगा ना, कॉस्ट तो आपको जॉब वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें मार्जिन ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा. यस और नो? तो कहना है से जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड where production is undertaken against a specific customer order, against a specific customer ने बोला है कि 1000 यूनिट्स बना के दो, ये बाइक सर्विसिंग करके दो, इंटीरियर डिजाइनिंग करके दो, इतना फर्नीचर बना के दो, स्पेसिफिक कस्टमर का ऑर्डर है ना. यस और नो? तो राइट डाउन, जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग is a method of costing, is a method of costing used where, बोलो बच्चों, production starts against a, बोलो मेरे भाई,
specific customer order. Specific customer order. Are you understanding this? Yes, sir. Yes or no? And cost records are maintained job wise. Yes or no? Yes. Cost records are maintained job wise. Cost records are maintained job wise. Okay. तो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं. चलेगा क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. अगर हो सकता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना बाद में. वो चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी समझ रहा है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऐसे क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम के पहले. चलेगा ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. ओके, तो यहां पे लिखो, ईच जॉब इज अंडरटेकन. ईच जॉब इज अंडरटेकन अगेंस्ट अ, बोलो मेरे भाई, स्पेसिफिक Customer order. customer order. Yes or no? Yes, sir. Can I say job is done as per customer specifications? Yes, sir. Job is done as per Customer customer specifications. Job is done as per customer specification. Yes or no? Yes, sir. Next, cost records are maintained. Cost records are maintained time wise या job wise? Job wise. Job wise. Cost records are maintained job wise. Yes or no? Identity of each job. Identity of each job is retained throughout the process. Is, bolo, retained. Identity of each job is retained throughout the process. समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Is retained throughout the process. Yes or no? हमें पता होता है एग्जैक्टली कौन सा जॉब कहाँ कंप्लीट हो रहा है, उस पर क्या क्या खर्चा हो रहा है. Yes or no? Yes, sir. And production is normally short. Production, हाँ बोलो बच्चों, cycle is normally short. क्योंकि अगर ये लॉन्ग रहा तो इट कम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है यार? एक लॉन्ग टर्म जॉब को ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. करेक्ट है. These are the characteristics of job costing. Are you understanding this? Yes, sir. Characteristics of job costing. लिखे हैं बच्चों यहां तक आप? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. अच्छा सुनो ध्यान से, सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना है. ओके, समझो अभी सब लोग प्लीज ध्यान दे रहे हो क्या? लेट अस से एक बाइक का सर्विसिंग सेंटर मैं चला रहा हूं. बाइक का Sir. सर्विसिंग सेंटर मैं चला रहा हूं. समझो आज सुबह 8 बजे मौसम आया मेरे पास और बोल रहा है कि सर मेरे बाइक का सर्विसिंग करना है. क्या करना है? बाइक का सर्विसिंग करना है. तो बाइक का सर्विसिंग करने के लिए मैं उसको एस्टिमेट भी दूंगा कुछ, या बाद में बताऊंगा, जो भी है एस्टिमेट दूंगा ना मैं. Yes, sir. यस और नो? उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करना है कि मुझे वो जॉब देना है या नहीं देना है. अच्छा, वो जॉब उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करूंगा या मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से? उसके हिसाब से. वो बोलेगा करेक्ट और नॉट. सर यहाँ पे ये कर दो, वहां पे वो कर दो, इंडिकेटर चेंज कर दो, ये रहने दो मत चेंज करो, वही बोलेगा ना. मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार बहुत सीट खराब हुआ है, वो बोलेगा रहने दो मुझे यही पसंद है. मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं चेंज करना ही पड़ेगा, उसका बाइक है भाई. यस और नो? मैं बोल रहा हूँ अरे यार ये लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर नहीं चल रहा है, वो बोलेगा नहीं नहीं इंडिकेटर तो की आदत ही नहीं है मुझे. यस और नो? उसका प्रॉब्लम है ना. मैं कोई जबरदस्ती कर सकता हूँ क्या उस पे? नहीं 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 चेंज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये हो सकता है क्या? जॉब इज डन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन. मैं उसको बोल सकता हूँ कि अरे यार ये ब्लैक कलर का बाइक खराब दिख रहा है, ब्लू कलर कर दे. मैं कौन होता हूं भाई? अच्छा समझो वो बोल रहा है कि इसको स्प्रे पेंट करके ब्लैक का ब्लू कर दो, मैं बोलूंगा यस सर. अगर मेरे से वो काम हो सकता है तो राइट, इट इज टू बी डन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस. इट इज टू बी डन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन. करेक्ट और नॉट? एंड अकॉर्डिंगली कस्टमर को चार्ज किया जाता है ना. अकॉर्डिंग हर एक कस्टमर के स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, तो एज पर द स्पेसिफिकेशन ही उसको चार्ज किया जाएगा ना.
तो आप बताओ बच्चों, ये जो जॉब मैं ले रहा हूं उसका सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखना है आपको। तो मैं मौसम को उसके बाइक की सर्विसिंग के लिए कितना चार्ज करूंगा, कैन आई कॉल इट एज जॉब सेलिंग प्राइस। जो भी चार्ज करूंगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, जॉब सेलिंग प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप बताओ जॉब सेलिंग प्राइस के अंदर क्या क्या रहेगा। हाँ बोलो, जॉब सेलिंग प्राइस के अंदर बहुत सिंपल अगर बात करना है तो जॉब सेलिंग प्राइस के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ, बोलो, कंप्लीटिंग दैट जॉब रहेगा, प्लस कॉस्ट में मैं उसको जितना कॉस्ट है उतना ही चार्ज करूंगा क्या, नहीं, तो क्या चार्ज करूंगा, बोलो, प्रॉफिट, यस और नो, और उसको हम बोलते हैं मार्कअप, यस और नो। कैन आई से इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स अमाउंट मतलब क्या, कुछ भी रहा तो मुझे 2000 कमाना है तो मैं 2000 ऐड करूंगा, या तो हो सकता है कि कॉस्ट का 20% ऐड करूंगा, तो फिर कॉस्ट जितना बढ़ेगा वो मार्जिन भी बढ़ेगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या, दिस मार्जिन कैन बी आइदर अ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड अमाउंट और, बोलो, फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड अमाउंट और, हाँ बोलो बच्चों, परसेंटेज, यस और नो, ओके। अच्छा बताओ, ये टोटल कॉस्ट जो है, ये टोटल कॉस्ट के अंदर कैन आई से डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट की जगह मैं प्राइम कॉस्ट बोल सकता हूं क्या, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट की जगह ओवरहेड कॉस्ट बोल सकता हूं क्या, ऑब्वियसली यस। तो टोटल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा एंड क्या रहेगा, बोलो, इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो एक काम करो, लिख के ले लो, ये उसके नीचे भी जगह होना चाहिए बच्चों, आ रहा। तो एग्जाम्पल याद है क्या मैं कौन सा बता रहा हूं, क्या एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाइक का सर्विसिंग का ये जॉब सेलिंग प्राइस मतलब फाइनल बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट के अंदर टोटल कॉस्ट रहेगा एंड प्रॉफिट रहेगा। डू यू एग्री। प्रॉफिट फिक्स्ड अमाउंट रहता है या फिक्स परसेंटेज रहता है, या कंपनी डिसाइड करेगा वो रहता है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, यस और नो। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स, ओके। टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब के अंदर, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब जो रहेगा उसके अंदर, हाँ बोलो, क्या क्या रहेगा, मटेरियल, हाँ बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले तो वो, अच्छा बताओ डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा, बोलो, बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल लिख रहे हो क्या मेरे भाई, डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, एंड लास्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स, यस और नो। अच्छा बताओ, एग्जांपल ध्यान में रखो, मौसम का बाइक में अकेला सर्विसिंग, मैं मौसम का बाइक ही सिर्फ सर्विसिंग कर रहा हूं या और भी ऐसे जॉब्स रहेंगे मेरे पास बहुत सारे, और भी बहुत सारे जॉब। मैंने सर्विसिंग सेंटर क्या उसका बाइक सर्विसिंग करने के लिए निकाला है क्या सिर्फ, करेक्ट, और भी बाइक का सर्विसिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मैं। तो आप बताओ मटेरियल कॉस्ट मौसम के बाइक के लिए कितना लग गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जॉब में कैसे लिखा जाएगा भाई, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ, मौसम का बाइक का सर्विसिंग करते करते कुछ मटेरियल, इंडिकेटर यूज किया, ब्रेक पैनल यूज किया, डिस्क यूज किया, यस और नो, उसके बाइक में फिट कर दिया ना मैंने, ये मेरे पास था वो मटेरियल, तो उसका कॉस्ट उसके जॉब के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से मटेरियल के लिए कितना यूज हुआ है, हाँ, अरे 10 बाइक का सर्विसिंग चल रहा है ना यहाँ पे, 50 बाइक का सर्विसिंग एट ए टाइम चल रहा है, कौन से जॉब के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ ये कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, जॉब कार्ड में लेबर आवर्स होते हैं मेरे भाई, जॉब कार्ड का कोई संबंध नहीं, यस और नो, या तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, जॉब कार्ड या टाइम कार्ड जो भी रहता है, राइट, उसमें लेबर आवर्स लिखे जाते हैं, यस। तो सिंपल चीज है ना यार, ये तो सीखा था हमने मटेरियल्स में। अच्छा चलो समझो, ये एक मैकेनिक है, ओके, वो मैकेनिक का नाम है अब्दुल, सुन रहे हो क्या, अब्दुल जो है वो किस पे काम कर रहा है, मौसम के बाइक पे काम कर रहा है, और उसको पता चला कि अरे यार इसका तो इंडिकेटर खराब हुआ है, और मौसम ने बोल के रखा है कि जो जो खराब हुआ है चेंज कर दो। अब्दुल आ रहा है स्टोर में, यस और नो, और बोल रहा है कि 2 इंडिकेटर दे दे, उसकी बाइक को लगाना है, यस और नो। स्टोर वाला यस सर बोल के देगा क्या, क्या बोलेगा,
मटेरियल रिक्विजिशन नोट दे भाई, क्या दे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट दे। एंड वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे लिखेगा जॉब नंबर 101, जॉब नंबर 101 मौसम का बाइक है, यस और नो। तो अब बताओ आया ना उधर मटेरियल रिक्विजिशन, इसका एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी जा रहा है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चल गया ना कि मौसम के बाइक के लिए, समझा क्या, बाइक के लिए कौन सा मटेरियल इशू है। कहीं पे भी हर एक का एक सिस्टम होता है। अच्छा तुम होटल में गए, होटल में 50 टेबल है, तो 50 टेबल पे क्या क्या इशू है वो सबका टोटल डिवाइड बाय 50 करके बिल देते क्या सबको, चलेगा क्या ऐसे। आप किसी होटल में गए एंड ओवर, अरे यार टेबल वाइज तो भूल ही गया मैं, सबने जो जो मांगा दे दिया मैंने, अब टेबल वाइज किसने क्या क्या खाया है मुझे याद ही नहीं, टोटल करके डिवाइड बाय 50 सब लोग बेयर करो। क्या संबंध है मेरे भाई, वो 50 लोग कौन है, 50 टेबल पे कौन खाना खा रहा है पता नहीं है मुझे, मैंने चाय पी है, इसने 2 घंटे से खाना खाया उधर, हम लोग सेम बेयर करेंगे। मैं जाके उधर चाय पीते बैठा था, बस चाय पीते मोबाइल देखते बैठा था 2 घंटे से, एंड ये उधर इसने डोसा खाया, ये खाया, वो खाया, क्या नहीं खाया वो पूछो, सेम बिल बेयर करेंगे क्योंकि उसने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो कैसे करते हो मेंटेन टेबल वाइज, टेबल वाइज कैसे करते, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कैसे करते बोलो। तो टेबल होटल में, अगर बात जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, समझो टेबल नंबर, ये टेबल नंबर 18 है, समझो टेबल नंबर 18। तो जब वेटर आता है वो बोलता है टेबल नंबर 18 सर ऑर्डर बताओ, उसने बताया एक मसाला डोसा 2 कॉफी, एक मसाला डोसा 2 कॉफी। अच्छा फिर ये वेटर डायरेक्ट किचन में जाता है क्या, एक मसाला डोसा और 2 कॉफी दे दो, बीच में एक पर्सन रहता है जिसको बोलते हैं केओटी पर्सन, क्या बोलते हैं, किचन ऑर्डर टिकट इशू करता है, वो क्या इशू करता है, तो वहां पे जाता है और वो बोलता है 18 नंबर टेबल वाला एक डोसा और 2 कॉफी मांग रहा है, तो फिर वो 18 नंबर एक डोसा 2 कॉफी ऐसे पंच करता है उधर, एक प्रिंट आउट आता है उधर छोटा सा चिट्ठी, और वो चिट्ठी लेके वो वेटर किचन में जाता है, समझा या नहीं। एंड किचन वाले को इंस्ट्रक्शन रहता है जब तक ये चिट्ठी आता नहीं तब तक वेटर को देने का नहीं कुछ, यस और नो, नहीं तो वेटर अपने ही ऑर्डर लेगा, यस और नो, कस्टमर से पैसा खुद ही रखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो वो केओटी वाले ने वो इशू कर दिया कि नहीं, इसका मतलब 18 नंबर पे बुक हुआ हो। अच्छा थोड़ी देर के बाद वो वेटर वापस 18 नंबर टेबल पे गया और वो बोल रहे अरे भाई एक और कॉफी लेके आ, समझा क्या नहीं, तो और कॉफी एक लेके आ, वापस वो किचन में जाएगा क्या, वो नहीं, कहा जाएगा केओटी पर्सन पे, बोलेगा 18 नंबर वाले कॉफी मांग रहा है तो और एक कॉफी, तो 18 नंबर पे पंच हुआ ना वो, फाइनली 18 नंबर वाला बोल रहा है भैया बिल लेके आ, तो उधर जाके बोलता है वो 18 नंबर का बिल दे दे, तो 18 नंबर ने क्या क्या लिया हुआ है वो ऑलरेडी पंच है ना सब, 18 नंबर डाल दिया, टिकट निकाला, राइट दे दिया, बिल, यस और नो। ऐसा हर एक टेबल का मेंटेन हो रहा है कि नहीं बच्चों, ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ। आजकल तो यार डायरेक्ट टैब पे मैनेज करते, इज इट राइट। आजकल इनफैक्ट अभी आजकल होटल में सिंपल यही रखते, डायरेक्ट जिस टेबल पे कस्टमर बैठा है वहां पे वेटर जाता ही नहीं, उसको टैब पे ऑर्डर प्लेस करना है। एंड इनफैक्ट ये टैब अब ईआरपी से कनेक्टेड रहता है, तो अगर समझो इंडिया में 50 होटल से ऐसे मेरा चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, तो मुझे दिल्ली में बैठ के पता चल रहा है कि मेरे हैदराबाद के पंजागुट्टा एरिया में कौन से होटल में टेबल नंबर 8 पे पनीर बटर मसाला कौन खा रहा है, ये मुझे पता है वहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये सब ईआरपी से कनेक्टेड अगर है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बट इससे बेसिक ऑफ कॉस्टिंग चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोसेस फास्ट होता है, यस और नो, इससे बेसिक्स हिलता नहीं है, करेक्ट और पहले जो पेपर पे करते थे आज वो कंप्यूटर से हो रहा है, करेक्ट और नॉट, ऑनलाइन हो रहा है। बट आप मुझे बताओ बेसिक चेंज हुआ क्या, जॉब कॉस्टिंग का मतलब चेंज हुआ क्या उससे, नॉट एट ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो चलो बोलो अभी वापस वो मौसम की बाइक वाले एग्जांपल पे आ जाओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहां से पता चलेगा, स्टोर रिक्विजिशन नोट्स, कहां से पता चलेगा, तो राइट डाउन स्टोर रिक्विजिशन नोट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स बोलते हैं। तो कौन बना रहा है मटेरियल इक्वेशन नोट, जो भी मौसम का बाइक सर्विसिंग कर रहा है उसको जो जो मटेरियल चाहिए अपना अब्दुल, बराबर है ना, वो जब भी स्टोर में जाता है उसको स्टोर इक्वेशन नोट इशू करना पड़ेगा ना। अच्छा बट समझो अब्दुल जो है ना वो और किसी बाइक पे काम कर रहा है और एक, तो बता उसका रिक्वायरमेंट भी बताएगा वो, तो दोनों मिक्स होगा क्या, नहीं, जॉब नंबर लिखेगा ना वो मटेरियल इक्वेशन नोट में, यस और नो। अच्छा बताओ अभी मौसम के बाइक पे का लेबर कॉस्ट कितना अलोकेट करना है, ये कैसे पता चलेगा। हाँ अब तुम बता रहे, उसका एक जॉब कार्ड मेंटेन किया जाएगा, उस पे लिखेगा इंजीनियर 2 आवर्स, सुपरवाइजर 2 आवर्स, हर एक आदमी जो जो उसके बाइक पे काम कर रहा है वो लिख के रखेगा, अकॉर्डिंगली वी कैन अलोकेट द कॉस्ट। तो कहां से पता चलेगा बोलो, जॉब कार्ड्स, और उसको टाइम कार्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम कार्ड्स, यस और नो। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां से पता चलेंगे,
वाउचर्स मेंटेन होंगे उसके, यस और नो। अच्छा फॉर एग्जांपल समझो मौसम ने ये बोला था, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, कि मेरे बाइक का कलर जो है वो ब्लैक से ब्लू करा दो, यस और नो। बट वो काम समझो हमारे यहाँ पे होता ही नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्टर को लगा दिया इसको ब्लैक से ब्लू बना दे भाई। मौसम को पता है कि मैं बाहर से करवा के लेने वाला हूं, तो उसको पैसा कौन देने वाला है, मौसम देने वाला है, मैं दूंगा ना यार। मुझे जो भी मौसम को फाइनल बिल लगाना है वो मैं लगा दूंगा फाइनली। तो आप बताओ, मैंने 5,000 रुपए वो सब कॉन्ट्रैक्टर को पे किए कलर चेंज करने के लिए, तो वो 5,000 का मैं वाउचर बना दूंगा, यस यहाँ पे लगा दूंगा। वो 5,000 मैंने पेमेंट किया है फॉर मौसम बाइक, तो ये जॉब के कॉस्ट में ऐड होगा ना यहाँ पे, यस और नो। अच्छा ये तो हुआ मौसम के बाइक का स्पेसिफिक कॉस्ट, करेक्ट है। अच्छा बताओ, जो फैक्ट्री जो जहां पे सर्विसिंग चल रहा था उसका रेंट, जो सुपरवाइजर सारे बाइक देखते बैठा है उसका सैलरी, जो ये सारे बाइक सर्विसिंग का ऑर्डर ले रहा है बाहर का उसका सैलरी, और भी दुनिया अकाउंटेंट सैलरी, और भी दुनिया भर के खर्चे हैं ना। ये मौसम के बाइक तक कैसे पहुंचाऊं मैं, ओवरहेड कॉस्ट डालना पड़ेगा ना मुझे। तो उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले कौन सा बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस और नो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, yes or no, and then let's say selling distribution overheads। समझ रहे क्या बच्चों, अब बताओ, कैन आई से फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी टेकन बाय यूजिंग अ सुटेबल बेस। तो सबसे ज्यादा सुटेबल बेस कौन सा यूज करते हैं हम, मैक्सिमम टाइप्स बोलो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब एज अ परसेंटेज। अच्छा बट क्वेश्चन में अगर ये छोड़ के कोई दूसरा बेस दिया रहेगा तो वो लोगे क्या आप, लोगे। तो कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, यस और नो। अब बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ, बोलो मेरे भाई, फैक्ट्री कॉस्ट। तो जिस जॉब का फैक्ट्री कॉस्ट ज्यादा उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा बेयर करना पड़ता है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलो, आइदर परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और इट कैन बी परसेंटेज ऑफ सेल्स आल्सो, पर परसेंटेज ऑफ सेल्स, जिसके ज्यादा सेल्स उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी ज्यादा बेयर करना है। अच्छा ये मैंने जो लिख के दिया है ये कोई ऐसे सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के हिसाब से ये यही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी है, ऐसा कुछ है क्या। अल्टीमेटली बेस फॉर एब्सॉर्प्शन कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी। मेरे भाई मुझे एक बताओ, दुनिया का कोई भी इंसान ना मेरे बिजनेस के बारे में मेरे से ज्यादा नहीं जानता, ना कोई लॉ ना कोई एक्ट, यस और नो। मेरे बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कौन रखता है, मैं खुद। तो मुझे कॉस्ट कैसे अपॉर्शन करना है जॉब वाइज, ये मेरा कॉल है, यस और नो। आर यू गेटिंग दिस। हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज बता दिया कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, मैनेजमेंट ये छोड़ के और कुछ डिसाइड कर सकता है, यस और नो। आर यू गेटिंग दिस। तो चलो ये समझा कि आपको जॉब सेलिंग प्राइस का ब्रेकअप समझा क्या अच्छे से, जॉब सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है ये समझा क्या, पक्का, ओके। और एक छोटा सा कंसेप्ट है इन जॉब कॉस्टिंग जिसका नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सुना है क्या आपने कभी, राइट डाउन, इकोनॉमिक बोलो मेरे भाई, बैच क्वांटिटी। जैसे ईओक्यू का कंसेप्ट है वैसे ही ईबीक्यू का कंसेप्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के अंदर 2 टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो है टोटल सेटअप कॉस्ट एंड नेक्स्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले तो ये याद रखो कि, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई, वो जो ईओक्यू था, ईओक्यू क्या होता है आप बता दो, बोलो। एक परचेस ऑर्डर में कितना रॉ मटेरियल क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सुनो वापस बताओ, ईओक्यू क्या होता है बोलो, एक परचेस ऑर्डर में, हाँ बोलो, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए। जैसे कि अब देखो ये बॉटल है, ये बॉटल हमारे लिए एज गुड एज रॉ मटेरियल इनपुट है ना, तो एट ए टाइम एक बॉटल ऑर्डर करता रहूंगा क्या मैं। अच्छा एट ए टाइम एक ऑर्डर कर दिया तो प्रॉब्लम क्या था बोलो, हर रोज ऑर्डर करो, अच्छा बॉटल खत्म हो गया, वापस काका को बुलाओ, काका जरा बॉटल लेके आओ,
स्टॉक आउट का चांस है, मुझे पानी पीना था अभी, करेक्ट और नॉट, बॉटल खत्म हो गया तो क्या करता, वापस ऑर्डर, स्टॉक आउट हो रहा है ना, यस और नो। ऊपर से कितनी बार काका जाएंगे यार, यस और नो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो लग रहा है ना। अच्छा फिर एक काम करते, एट अ टाइम एक 2 लाख बॉटल ले लेता हूं, साल भर का रिक्वायरमेंट, तो क्या हो गया, पता चला 2 लाख बॉटल है एंड मुझे बैठने के लिए चेयर नहीं है, वहां पे भी बॉटल है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, कैरिंग कॉस्ट भी तो जा रहा है ना फिर, तो कितनी बॉटल एट अ टाइम ऑर्डर करो, 50 बॉटल 100 बॉटल, पॉसिबल है ना, 50 बॉटल 100 एक 5-6 दिन में, हफ्ते भर में खत्म हो जाते, फिर नया, पॉसिबल है ना। मैंने हेवी कैरिंग कॉस्ट इनकर किया क्या, नहीं, हेवी ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर किया क्या, नहीं, बट मैंने क्या किया, बैलेंस किया ना, उसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब यहां पे भी ऐसा है कि एक बैच में, सुनो सुनो, एक बैच में कितना फिनिश गुड्स बनाना चाहिए, एक बैच में, एक बैच में मतलब एक प्रोडक्शन रन में, एक प्रोडक्शन रन में, एक प्रोडक्शन रन के लिए एक बार सेटअप लगता है, एक प्रोडक्शन रन के लिए बोलो एक बार सेटअप लगता है, यस और नो। मैंने आपको किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एक दिन एग्जांपल बताया था, आपको शायद याद रहेगा कि मैंने मम्मी को बोला था मम्मी 10 चपाती बनाओ, तो मम्मी ने 10 बनाए थे, बट बाद में मैं घर जाके सिर्फ एक बोला कि मम्मी और एक चपाती बना दो सिर्फ, तो मम्मी का बड़ा कॉम्प्लेन था, क्यों था बच्चों, मम्मी बोल रही थी देख भाई तू 10 बोला था ना, तब मैं 20 बोलता तो भी मैं बना लेती, बट अब तू वापस ये बोल रहा है, ये मैं बना दूंगी बट गलत बात है, यस और नो, क्यों गलत बात है बच्चों, मैं अननेसेसरी मम्मी का कॉस्ट बढ़ा रहा हूं ना, काम बढ़ा रहा हूं, क्यों, मम्मी ने 10 चपाती बना के पूरा किचन का सेटअप डिसमेंटल करके साफ करके रखा था, हर रोज टिपिकल इंडियन फैमिली में हम 2 बार किचन धोते, दोपहर का खाना बना के चकाचक करके रखते, शाम का खाना बना के वापस चकाचक बना के रखते, यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अब बताओ बच्चों, मम्मी को मैं एक चपाती बनाने के लिए बोला, वापस सेटअप करना पड़ेगा कि नहीं पूरा, वो चपाती बनाओ, ये वापस सब धो के रखो, करेक्ट और नॉट। तो एक सेटअप में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, अच्छा बताओ, कंपनी में भी एक प्रोडक्शन रन में हो सकता है कि रॉ मटेरियल यहाँ पे लाके रखो, मशीन इधर रखो, पावर कनेक्ट करो, ये कनेक्ट करो, सेटअप कर दिया। अच्छा जैसे कि एक क्लास लिया मैंने, एक बार सेटअप करना पड़ता है कि नहीं, अच्छा मुझे बताओ, मैंने 4 घंटे का एक क्लास लिया एंड 2-2 घंटे के 2 लिए, इसमें फर्क है कि नहीं, 2-2 घंटे के 2 लिए, उसमें क्या है, 2 बार सेटअप करना पड़ता है मुझे। अब बोले क्या सेटअप करना पड़ता है, जब भी मैं कोई बैच चालू कर रहा हूं यहाँ पे, भले ये ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग है, इसमें क्या सेटअप करना पड़ता है मुझे, कैमरा चालू करो, ये लाइट चालू करो, बराबर देखिए, रिकॉर्डिंग ऑन करो, ओबीएस सेटअप बराबर है क्या चेक करो, बराबर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या चेक करो, यस और नो, कंप्यूटर ऑन करो, ये सब बंद करके रखता हूं मैं, वापस चालू करना है दूसरे लेक्चर के लिए, ये सब पहले से होता है कि नहीं होता है, बट बताओ 4 घंटे का एक ही लेक्चर रहा तो मुझे नंबर ऑफ सेटअप तो एक ही करना पड़ेगा ना, यस और नो। तो एक बैच में कितने यूनिट्स बनाना चाहिए, एक रन में कितने यूनिट्स बनाना चाहिए, आंसर इज ईबीक्यू, आंसर इज करेक्ट और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो क्या होता है ईबीक्यू बता दो, बोलो, ऑप्टिमम बैच साइज, क्या है ये, ऑप्टिमम बैच साइज, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, नंबर ऑफ units to be manufactured in one production run, लिखो ब्रैकेट में, number of units to be produced in one production run, number of units to be produced in, बोलो मेरे भाई, in one production run, एक प्रोडक्शन रन में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, यस और नो। अच्छा बताओ, अभी एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे मैं फॉर्मूले में वापस आता हूं, अभी ध्यान दोगे क्या यहाँ पे, तो लेट अस से दिस इज बैच साइज, मतलब एक बैच में कितने यूनिट्स बनने वाले, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो। अच्छा आप मुझे बताओ, एक बैच में हम कम यूनिट्स बना रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट भी होता है, किसका, रॉ मटेरियल का या फिनिश प्रोडक्ट का, फिनिश प्रोडक्ट का, यार कस्टमर कितना ऑर्डर देता है, एनुअल रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, एनुअल डिमांड, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट व्हिच इज ऑब्वियसली डिसाइडेड एज पर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय द कस्टमर, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं। इमेजिन करो कि मुझे साल भर में 72,000 यूनिट्स बनाने हैं, साल भर में, तो आप बताओ अगर मैं एक बैच में 7,200 यूनिट बनाया तो कितने बैचेस का प्रोडक्शन होगा, 10, मतलब 10 बार प्रोडक्शन रन होगा, 10 बार सेटअप होगा, बट बताओ एक बैच में मैंने 36,000 यूनिट बनाए तो
दो, एक बैच में सिर्फ 1000 यूनिट बनाए तो 72। तो आप बताओ यहाँ पे फिलहाल तो छोटा ऑर्डर साइज है, क्या है, सॉरी छोटा बैच साइज है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, तो क्या कॉस्ट ज्यादा होगा, सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा, सेटअप कॉस्ट। तो चलो बैच साइज मैंने बढ़ा दिया, मतलब अब एक बैच में मैं ज्यादा यूनिट बनाता हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ सेटअप कम होंगे, कॉस्ट कम होगा। तो आप बताइए कॉस्ट कम 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 होते जाएगा, यस और नो, ये कॉस्ट कम कम होते जाएगा कि नहीं, जैसे जैसे बैच साइज बढ़ा रहा हूं। तो ये कौन सा कॉस्ट है बच्चों, टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट। अच्छा बताओ, बट आप बताओ, तो सेटअप कॉस्ट कम करने के लिए मैं ज्यादा क्वांटिटी बना रहा हूं ना एक बैच में। अच्छा बताओ, मेरा साल भर का रिक्वायरमेंट 72,000 यूनिट्स है, मैंने पहले ही बैच में 36,000 यूनिट्स बना दिया। अब बताओ 36,000 यूनिट्स 6 महीने में सेल होने वाला है, साल भर का रिक्वायरमेंट 72 है ना मेरे भाई। आप बताओ कितना कैरी कर रहे हो फिनिश स्टॉक, तो क्या बढ़ेगा बोलो, कैरिंग कॉस्ट। तो आप बताओ बच्चों, ये ऑर्डर साइज, सॉरी ये बैच साइज बढ़ने के चक्कर में साथ साथ में क्या बढ़ रहा है बोलो, कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल क्या है ये बोलो, कैरिंग कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड सेम इन दोनों का टोटल ऐसे आता है, ध्यान दे रहे हो क्या, जो यहाँ पे मिनिमम है और अगर ये आपने कैलकुलेट कर दिया तो ये जो आंसर रहता है दिस इज नोन एज, बोलो मेरे भाई, EBQ, करेक्ट और नॉट, EBQ लिख के ले लो अभी। तो बोलो एट EBQ, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एट EBQ मतलब इफ यू फॉलो द पॉलिसी ऑफ EBQ क्या होता है बोलो, टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। मैंने जो वहां पे लिख कर रखा था एक 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ो उसके नीचे और ये लिखो, चलेगा ना। एट EBQ बोलो मेरे भाई क्या होता है, टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू, पर एनम ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। Are you understanding this? One. And can I say total of setup cost and carrying cost? Total of setup cost and carrying cost is kept at, बोलो मेरे भाई, is kept at minimum level. Total of setup cost and carrying cost is kept at, बोलो मेरे भाई, minimum level. Total of setup cost and carrying cost is kept at a minimum level. Yes or no? Yes, sir. Total of setup cost and carrying cost is kept at a minimum level. Are you understanding this? Yes, sir. तो EBQ मतलब होता क्या है वो समझा क्या, Yes, sir. एक बैच में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, मतलब एक बार सेटअप कॉस्ट इनकर करके कितने यूनिट्स बनाना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. तो आप बताओ कम बैच साइज रहेंगे रखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप्स ज्यादा होंगे, Yes, sir. तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बट अगर हम ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा, यस और नो। एक चीज याद रखो, EOQ was the concept for raw materials, EBQ is the concept for finished goods. EBQ is the concept for finished goods. सही है बच्चों। Yes, sir. तो at EBQ मतलब if we follow the policy of EBQ, if we follow the policy of बोलो EBQ, लिखा आपने, टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, एंड टोटल ऑफ सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। टोटल ऑफ सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल माय फ्रेंड्स। यस, ध्यान है यहां तक, Yes, sir. ओके। अब बताओ टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम का क्या फॉर्मूला रहेगा, बता दो आप मुझे। टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम, सेटअप कॉस्ट बोलो पर प्रोडक्शन रन या पर सेटअप, बराबर है ना। Yes, sir. एक प्रोडक्शन रन के लिए एक बार सेटअप करना पड़ेगा, इनटू, हाँ बोलो, नंबर ऑफ Production runs. प्रोडक्शन रन्स ड्यूरिंग द ईयर। Yes, sir. यस, इधर सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन या सेटअप कॉस्ट पर बैच
कुछ भी बोल सकते हो हाँ बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, और कभी कभी पर बैच बोल सकते हैं, बराबर है ना? इनटू, टेल मी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, एनुअल बोलो मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, बराबर है ना? एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, डिवाइडेड बाय बैच साइज। उधर हम यही सेम फॉर्मूला था, उधर ऑर्डर साइज था इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर है कि नहीं? एंड इधर सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन कीजिएगा तो उधर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर। याद है क्या आपको? मटेरियल्स चैप्टर याद है क्या कुछ? एंड टेल मी टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर पर एनम क्या रहेगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक, yes or no? Yes, sir. And this is carrying cost per unit per annum into average stock क्या होगा बोलो? बैच साइज डिवाइड बाय 2, एंड यही फॉर्मूला मटेरियल में क्या था? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 था। Yes, sir. याद है क्या बच्चों? Yes, sir. तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या रॉ मटेरियल का है फिनिश गुड्स का? Finish goods. जो यूनिट बन गया है वो भी अननेसेसरी सेल के पहले हम अपने पास होल्ड कर रहे हैं ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? Yes, sir. लिखा आपने? ओके तो देखो मैं जस्ट इसी के रिलेटेड एक किस्सा याद आया मुझे इसलिए बता रहा हूं आपको, नॉट दैट 100% रिलेवेंट, ध्यान दे रहे हो क्या? एक बार मैं यूएस गया था, ओके, एंड मेरा एक दोस्त है जो न्यूयॉर्क में रहता है, ओके, न्यूयॉर्क के सबर्ब्स में वहां पे रहता है, तो मैं एक्चुअली उसके पास गया था, दोस्त, रिलेटिव नहीं दोस्त, ओके। तो फिर अब ऑब्वियसली मैं इंडिया से गया हूँ तो ऑब्वियसली नाश्ता पानी तो सब करेगा ही ना, तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट दे दिया, खा लिया मैंने, फिर लंच, फिर डिनर आया ना, हर लंच में डिनर में हर जगह पे अलग अलग चीजें दे रहा था। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई ये कुछ बना तो नहीं रहे हो तुम, ये दे कैसे रहे हो? उसने बोला कि मैंने एक बार सब कुछ बना के हमने लॉट में फ्रीजर में डंप करके रखा है। किसमें? फ्रीजर में। फिर वो निकालते उसमें से बाहर, माइक्रोवेव में गर्म करते एंड दे देते। सुबह पोहे दिया उसने गर्म करके, अरे चपाती तक वही। फिर मैंने बोला कितने चपाती एट अ टाइम बना के रखा है? मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, कितने? उसने बोला बना के नहीं रहा है, मैं वॉलमार्ट से लेके आया, चपाती लेके आया, बोला एट अ टाइम 500 चपाती लेके आया। मैं बोला कितने दिन चलता है? वो बोला महीना भर चलता है। आप समझ रहे हो क्या? अब आपको लग रहा है आपको इंडिया में बहुत गंदा लग रहा है हमें ये, बट उधर क्या होता है 0 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर है, निगेटिव होता है, कुछ होता नहीं, उसको खराब होता नहीं जल्दी। इंडिया में हम लोग सुबह का रात को भी नहीं खाते यार, है या नहीं? इंडिया में हम लोग रात को सुबह का खाना दिया तो ऐसी नजर से देखते बीबी को, मतलब क्या रहा? यस और नो? बट सीधी सी बात है, इंडिया वो इंडिया है, करेक्ट है, वहां पे वो तो आप मुझे बताओ, अब उसको किचन का सेटअप बहुत कम बार यूज करना है ना, मतलब, एंड जब भी बनाता है लॉट में बनाते रहेंगे बस। यस और नो? अच्छा ये खाने के लिए इसलिए बड़ा अजीब लग रहा है, बट आप मुझे बताओ कंपनी में जो प्रोडक्शन चल रहा है तो आप ऐसा बोलेंगे क्या क्या यार 2 महीने का एट अ टाइम बना के रखा है, क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? एज फार एज यू आर फॉलोइंग, बोलो EBQ, correct, as far as you are keeping the total of setup cost and carrying cost at a minimum level, total of setup and carrying cost at a minimum. अच्छा, whether EBQ minimizes total setup cost? No. Whether EBQ minimizes total carrying cost? No. EBQ minimizes total of these two, total of these two. अच्छा मेरे भाई आप बताओ, अगर EBQ से कम साइज वाला बैच साइज रखा तो आप बताओ कैरिंग कॉस्ट तो कम है ना? यस और नो?
कैरिंग कॉस्ट तो कम लग रहा है, बट ये कैरिंग कॉस्ट बचाने के चक्कर में सेटअप इतना कॉस्ट बढ़ेगा कि अल्टीमेटली इधर 300 बचा है और इधर 500 ज्यादा गया, ऐसे ही होगा, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर टोटल ऑफ दीज टू इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। मतलब इससे भी कम हो सकता है, बट एक कम हो सकता है, बट एक कम करने के चक्कर में दूसरा ज्यादा बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली टोटल तो बढ़ ही रहा है ना बच्चों। तो प्लीज रिमेंबर, पॉलिसी ऑफ EBQ नाइदर मिनिमाइजेस सेटअप कॉस्ट नॉर मिनिमाइजेस carrying cost, it minimizes total of setup and carrying cost. सेम मैंने आपको EOQ में बोला था, EOQ का पॉलिसी doesn't minimize ordering cost or carrying cost, it minimizes total of ordering and carrying cost, total of ordering and carrying cost। तो चलो ये फॉर्मूले लिखे क्या बच्चों आपने, टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, लिखा क्या? तो एंड ये EBQ फॉर्मूला फाइंड करने का अपने पास स्ट्रेट फॉर्मूला है, तो राइट डाउन EBQ, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है अंडर रूट 2AS अपॉन C। अच्छा, अभी इंस्टीट्यूट ने कभी कभी S की जगह D ऐसे लिखा है, 2AD अपॉन C ऐसे लिखा है, वो क्या है सेटअप, क्या है D, वो हम लिखेंगे, वो एज पर एज हमें उसका फुल फॉर्म पता है, तुम क्या एब्रिविएशन यूज करते हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, समझ रहे हैं ना बच्चों? तो 2 इंटू ए क्या रहेगा बताओ, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, हाँ एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मे बी बिकॉज ऑफ डिमांड मे बी व्हाटएवर, समझ रहे हैं ना? एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, कभी कभी अगर क्वेश्चन में बाय चांस वो एनुअल डिमांड बोल रहे तो ठीक है वही रहेगा, फिर जितना डिमांड है वही रिक्वायरमेंट, बराबर ना? पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्डिंग इज एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इनटू एस क्या होता है बोलो, सेटअप कॉस्ट पर बैच या पर प्रोडक्शन रन ऐसे बोल सकते हो आप, डिवाइडेड बाय सी क्या होगा बच्चों, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज द फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी माय फ्रेंड्स, इज द फॉर्मूला फॉर बोलो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Under root 2AS upon C. Under 2AS upon C is the formula for EBQ, economic batch quantity. EBQ मतलब होता क्या है, how many units should be manufactured in one production run, in one production run। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, चलेगा क्या? प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 42 on page 19, problem number 42 on page 19, problem number 42 on page 19 my friends, problem number 42 page 19, yes। मंथली डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कितना है, 500 यूनिट्स, सेटअप कॉस्ट पर बैच बोलो मेरे भाई ₹60, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20 एंड कैरिंग कॉस्ट 10%। अभी उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है तो वही कैरिंग कॉस्ट है फिर, यस और नो? डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, बस फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना, कुछ है नहीं उसमें, यस और नो? तो राइट डाउन फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ बोलो मेरे भाई इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी दैट इज EBQ, दैट इज EBQ। तो चलो बोलो अंडर रूट पूरा लिखेंगे चलेगा ना, 2 इंटू एक की जगह क्या लिखो बोलो, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, yes, then setup cost per batch या per production run divided by carrying cost, ब्रैकेट में यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसे लिख रहा हूं मैं, चलेगा ना? यहाँ पे इंटरेस्ट दिया ऐसे, बराबर है ना? पर यूनिट पर एनम, मतलब जो तुम्हारा पैसा ब्लॉक हुआ है ना बच्चों यहाँ पे,
Yes, sir. अरे तुम यूनिट्स बना के बैठे हो, बेच नहीं रहे हो अभी, यस और नो? पैसा तो ब्लॉक करके बैठे हो ना तुम। Yes, तो sir. चलो बोलो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, बोलो 500 into 12. 500 यूनिट्स इंटू 12 मतलब 6000 यूनिट्स ना। Yes, sir. सेटअप कॉस्ट पर बैच बताओ 60. 60 डिवाइडेड बाय 20 का 10%, सही है क्या बच्चों? Yes, sir. तो अंडर रूट 2 इंटू, चलो एनुअल रिक्वायरमेंट बताओ एक बार, 6000 यूनिट्स Yes, sir. इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच 60, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2 है या नहीं? तो 6000 इंटू 60 जो भी आया डिवाइडेड स्क्वायर रूट, टेल मी वेदर आंसर इज 600 यूनिट्स। Yes, sir. तो बोलो एट अ टाइम हमने कितने यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए, सॉरी कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए? 600. मतलब साल भर में कितने सेटअप्स होंगे? 10। Yes, sir. अरे यार इसको Yes, ये भी sir. कैलसी पे क्या, 6000 डिवाइड बाय 600, नहीं. 10. 10, समझ रहा है या नहीं? Yes, sir. 6000 का एनुअल रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन का, Yes, sir. एक बैच में 600 यूनिट्स बनाएंगे तो साल भर में कितने प्रोडक्शन रन्स होंगे? 10। 10. कितनी बार सेटअप लगाना पड़ेगा? 10। 10. यस और नो? Yes, तो sir. 600 यूनिट्स इज द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अच्छा चलो हम लोग ना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। एक काम करो, एक लाइन ऐड करो तुम्हारे क्वेश्चन में, also calculate total setup cost and total carrying cost, also calculate, बोलो total setup cost and total carrying cost। तो अगर हम आंसर करेक्ट फाइंड किए बच्चों तो कैन आई से टोटल कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम ही आएगा? सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट है ना भाई, Yes, sir. इफ यू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईबीक्यू। Yes, sir. तो राइट डाउन टोटल सेटअप, सेकंड में ए लिखो, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर या फॉर द मंथ? फॉर द ईयर, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर। बोलो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर का? सेटअप कॉस्ट पर बैच इनटू number of batches to be manufactured in a year या to be produced in a year, yes or no? हाँ चलो बोलो सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है मेरे भाई? ₹60. ₹60। एंड बोलो नंबर ऑफ बैचेस, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 6,000. 6000 यूनिट्स। एंड एक बैच में कितने यूनिट्स बनाने वाले? 600. yes or no? Yes, sir. तो टेल मी इज इट ₹60 into 10 production runs? Yes, sir. Can I say it is 10 setups? Yes, sir. Can I say these are 10 batches? Yes, sir. Yes. So is it 600? Yes, sir. Total setup cost for the year is 600. Yes, sir. Total setup cost for the year is 600. Yes, sir. और क्या कैलकुलेट करना है? Total Total carrying cost for the year. Total carrying cost for the year is equal to, बोलो मेरे भाई, Carrying cost per carrying cost per unit. unit Per per annum into batch size divided. batch size divided by 2 एवरेज, बराबर है ना? Yes, sir. तो बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था बच्चों? ₹2। बैच साइज कितना था? 600 डिवाइड बाय 2, तो सेम आंसर ₹600। Yes, sir. तो टेल मी इफ वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईबीक्यू टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया क्या? Yes, sir. यस और नो? Yes, तो टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम, यहाँ पे टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल सेटअप कॉस्ट बोलो मेरे भाई फॉर द ईयर इज इक्वल टू टोटल carrying cost. कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर Yes, sir. इज इक्वल टू ₹600। सही है क्या? Yes, sir. टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू ₹600। Yes, sir. एनी डाउट माय फ्रेंड्स? No, sir. मजा आया क्या? Yes, sir. पक्का समझा आपको ये Yes, sir. ईबीक्यू का कंसेप्ट एंड फॉर्मूला? Yes, sir. चलो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। प्लीज रीड टॉय नंबर 43 ऑन पेज 19।
Problem number 43. On page 19. Yes, problem number 43 on page 19. करना है बच्चों सॉल्व? Yes, sir. चलो पढ़ो. A company has an annual demand from a बोलो single customer for 50,000 liters of a paint product. Okay, total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production runs, after which a setup of machinery will be required to accommodate color change. समझ आया क्या आपको ये? मतलब हर बार आपको सेटअप के बाद चेंजेस करना पड़ता है कुछ. Total output of each color will be stored and then delivered to the customer as a single load immediately before the बोलो production runs of next color commences. मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम पे इम्पैक्ट आने वाला है. The setup cost is 100 rupees per setup. Yes, sir. Service is supplied by an outside company is required. ठीक है, जो भी है 100 rupees per setup cost है. Yes, sir. Holding costs are incurred on a rented storage space which is rupees 50 per बोलो square meter per annum. Each square meter can hold 250 liters. So can I say it is rupees 50 for 250 liters? Yes, sir. तो आप per liter find कर सकते हो फिर? Yes, sir. Yes or no? Yes. You are required to calculate. क्या calculate करना है? Total cost per year where batches may range from 4,000 to बोलो 10,000 in multiples of 1,000 and hence choose the production batch size which will minimize the cost. Yes, sir. And next use the economic batch size formula to calculate batch size which will minimize the cost. तो आपको ad hoc method से और formula से दोनों सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं. Yes, sir. अब दोनों से सेम आंसर नहीं, सिमिलर थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है भी, क्योंकि हम लोग जो ad hoc से सॉल्व कर रहे हैं वो हर बैच साइज मल्टीपल ऑफ 1000 में ही ले रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि एक्चुअल में मल्टीपल ऑफ 1000 आंसर आए Yes, sir. EBQ के फॉर्मूला से, बट क्लोज आंसर आएगा डेफिनेटली. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. चलो बोलो कैसे सॉल्व करना है. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, थोड़ा ओरिएंटेशन लो क्वेश्चन का बच्चों. यस बोलो मेरे भाई कैसे सॉल्व करना है. Table. ठीक है, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेटअप कॉस्ट कॉमा टोटल बोलो मेरे भाई Carrying cost. कैरिंग कॉस्ट. अच्छा फॉर द ईयर है क्या? Yes, Yes. sir. For the year, calculation of total setup cost, total carrying cost for the year. Yes, sir. हाँ चलो बोलो क्या क्या हेडिंग लिखो बोलो. चलो स्टार्ट विद बैच साइज. Yes, sir. Yes, sir. बैच साइज, बैच साइज अपने को क्या लेना है 4000 से लेके 10,000. 10,000 तक. 1 मिनट लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे 1 मिनट. अभी 4000, 5000, 6000 बराबर ना, 7000, 8000, 9000, 10,000 बराबर ना. Yes, sir. ये बैच साइज है, सही है. Yes, sir. चलो और क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को फिर. टोटल सेटअप कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों का टोटल करना है अपने को, वहां तक जाना है. तो हाँ बोलो Number of नंबर ऑफ बैचेस, batches. नंबर ऑफ Batches. बैचेस टू बी प्रोड्यूस इन अ ईयर. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके नंबर ऑफ बैचेस. हम फिर नंबर ऑफ बैचेस मतलब नंबर ऑफ सेटअप्स आ जाएंगे. Yes. इससे अपने को टोटल सेटअप कॉस्ट पता चलेगा क्या फिर? Yes, sir. टोटल बोलो बच्चों Setup. सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट. हम फिर Carrying cost per unit.
अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, Yes, sir. ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट per annum. पर एनम रुपीज, ये सब सेम ही रहेगा लेकिन सब जगह। Yes, sir. Then? Average stock. Average एवरेज स्टॉक, ओके एवरेज स्टॉक, देन total carrying. Total carrying. टोटल कैरिंग कॉस्ट, Yes, sir. टोटल Carrying Carrying cost. कैरिंग कॉस्ट पर एनम, And एंड फिर total. total. ऐसे लिख देता हूँ और क्लैरिटी देता हूँ, टोटल ऑफ सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट, Yes, sir. अननेसेसरी कोई कंफ्यूजन नहीं, बराबर है ना, Yes, sir. टोटल ऑफ सेटअप एंड Carrying. Carrying cost. कैरिंग कॉस्ट, सही है बच्चों, Yes, sir. टोटल ऑफ सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट, गेटिंग दिस, एक मिनट प्लीज, ओके, अब समझो दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, हाँ चलो बोलो ए कहाँ से आएगा, Given. Given. वो तो गिवन है, करेक्ट है, Yes, sir. हाँ देन नंबर ऑफ बैचेस, Annual. एनुअल रिक्वायरमेंट 50,000 है बच्चों, Yes, तो sir. टेल मी इज इट 50,000 डिवाइड बाय ए, Yes, sir. आप बताओ ये आंसर फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या, यस फ्रैक्शन, आपको लग रहा है कि बट सर अभी 50,000 डिवाइड बाय 4,000 12.50 कैसे होता है, 12.50 बैचेस नहीं होते एक साल में, 2 साल में 25 होते, समझा क्या, तो 2 साल में 25 ऑर्डर, 25 बैचेस मतलब एक साल में कितने 12.5. 12.5, कॉस्ट तो 12.5 का ही आएगा ना यार, Yes. आप ये मत समझो कि सर 12.5 बैचेस कैसे बनते, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, Yes. मुझे बताओ 2 साल में 25 बनते कि नहीं, Yes, sir. अच्छा समझो ये स्वराली के पापा 2 महीने में 3 बार सलून जाते, समझा क्या, हाँ तो बोलो 1 महीने में कितनी बार जाते, बोलो 1 महीने में कितनी बार जाते, 1.5 बार जाते, यही बोलेंगे ना कॉस्ट वाइज तो, अरे मेरे भाई समझो हर बार सलून में वो 500 रुपए स्पेंड करते, तो 500 500 500 1500 स्पेंड किए कि नहीं, कितने महीने में, 2 महीने में, तो पर मंथ उनका खर्चा कितना है 750, तो पर महीने कितनी बार गए हो 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ऐसे बोल सकते, कॉस्ट वाइज तो कर ही सकते ना उसको, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, जैसे हम मैंने मटेरियल में भी याद रहेगा आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम फ्रैक्शन में भी लेते थे, याद है क्या आपको, मटेरियल में यार इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में लेते थे कि नहीं, हम लोग ऐसे टेबल बनाते थे, उसमें लास्ट में टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट रहता था, टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व किए रहेंगे उस वक्त हमें, यस और नो, चलो बोलो 50,000 डिवाइड बाय ए आया, चलो बोलो सेटअप कॉस्ट क्या आएगा, बी नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है बोलो 100, इज इट बी इनटू 100, Yes. चलो बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है बच्चों, Point पर यूनिट पर एनम, 0.2. 50 divided तो इज इट 50 रुपीज 50 डिवाइडेड बाय 250 लीटर्स, सही है क्या, Yes. तो टेल मी इज इट 0.20 Yes. Yes, sir. पर लीटर पर एनम है अभी, तो दैट यूनिट इज लीटर, यस और नो, एवरेज स्टॉक टेल मी इज इट ए डिवाइड बाय 2, Yes. Yes, sir. टोटल कैरिंग कॉस्ट टेल मी इज इट डी इनटू ई, Yes. Yes, sir. एंड टोटल कॉस्ट हम बोलो क्या रहेगा सी प्लस एफ, Yes, sir. सी प्लस एफ, एंड ये लास्ट वाला कॉलम जो है टोटल कॉस्ट, उसमें जो मिनिमम रहेगा नंबर उसका करस्पॉन्डिंग जो भी बैच साइज है दैट इज ऑप्टिमम बैच साइज, Yes. यस और नो, चलो फिर करो कंप्लीट, समझा क्या बेटा, मौसम Yes, sir. कंफ्यूजन दिख रहा है चेहरे पे, नहीं sir. मटेरियल का जब याद है क्या सब, ये सिमिलर रिवाइज करो अभी, लेकिन हाँ यूट्यूब पे लेक्चर था वो फ्री, तुमने देखा रहेगा, क्या ध्यान नहीं था तब, ध्यान था sir. यूट्यूब पे लेक्चर था तो थोड़ा इधर उधर भी देखते रहेंगे ना साथ साथ में, नहीं, हाँ नहीं sir. नहीं ना, नहीं sir.
यस, हो रहा है कंप्लीट? Yes. चलो बोलो, नंबर ऑफ बैचेस बता दो बच्चों। इज इट 12.50? 10 सही है क्या? Yes. देन इज इट 8.33333? Yes. देन 7.142857 ऐसा है क्या कुछ? 7.1428. इज इट 6.25? Yes, sir. 5.55. 5.555555 एंड 5 सही है? Yes. हाँ चलो बोलो, सेटअप कॉस्ट 125. इज इट 1250? Yes, sir. Yes, sir. 1250, Yes. Yes, sir. then 1000, Yes, sir. then 833.33, Yes, sir. then 714.2857, Yes. Yes, sir. 625 rupees, Yes, sir. 555.55555 Yes, sir. and 500 Yes, sir. सही है क्या? Yes, sir. चलो कैरिंग कॉस्ट बोलो, इज इट 0.20? 0.20. एवरेज स्टॉक बता दो भाई। 2000. 2000, 2,500. 2500, 3,000. 2000, then 2500, हाँ then 3,500. 3000, 3500 सही है ना? Yes, sir. 4000, 4500 and 500. 5000 सही है क्या? Yes, sir. टेल मी टोटल कैरिंग कॉस्ट 400. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 सही है मेरे भाई? Yes, sir. बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग एंड सॉरी नॉट ऑर्डरिंग, सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट। टेल मी, इज इट 1650? Yes. इज इट 1500? Yes. Is it 1433.33333? Yes. Yes, sir. Then 1414.2857. Yes, sir. Then 1425. सही है क्या? Yes, sir. Then 1455.55555 and 1500 सही है क्या मेरे भाई? Yes, sir. Yes, sir. सही है क्या? Yes, तो sir. बोलो कहाँ पे सबसे मिनिमम है? मेरे ख्याल से 7000 इज आंसर। Yes, sir. Yes. यस और नो? Yes, sir. तो बोलो ऑप्टिमम बैच साइज इज इक्वल टू, ऑप्टिमम बैच साइज इज इक्वल टू बोलो 7000 लीटर्स। यहाँ पे आप बैच साइज जहां पे लिखा है उधर ब्रैकेट में लीटर्स लिख देना बच्चों, लीटर्स लिख रहे हो ना? Yes, sir. एवरेज स्टॉक जहां पे लिखा है उधर भी ब्रैकेट में लीटर्स कर देना, बाकी रुपीज में आपको पता ही, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. लिख रहे हो क्या लीटर्स वगैरह सब बराबर? Yes. Yes, sir. तो ऑप्टिमम बैच साइज इज 7000 लीटर्स एज, हाँ बोलो, इट रिजल्ट्स इन, बोलो मिनिमम टोटल, बोलो सेटअप एंड कैरिंग, ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूँ सेटअप एंड कैरिंग, मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज, बोलो बच्चों कितना? 1414.2857। Yes, sir. यस और नो? Yes. अच्छा, ये जो भी हमने बनाया था इसको वर्किंग नंबर 1 कर देना, ये ऊपर कैलकुलेशन जो भी लिखा था उसको 1 लिखा क्या आपने? Yes, sir. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या फिर उनके? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन क्या है आप ही बता दो। EBQ. EBQ फॉर्मूला से फाइंड करना है, Yes, sir. तो राइट डाउन फिर कैलकुलेशन ऑफ EBQ। इसमें डाउट है क्या कुछ? नहीं, sir. Yes. कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, that is EBQ, calculation of economic batch quantity, that is EBQ। तो बोलो EBQ इज इक्वल टू क्या रहेगा? अंडर रूट 2 into 2 into annual. टू इंटू ए क्या है? annual. एनुअल Correction.
प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टू ए इनटू एस। एस क्या होता है बोलो? सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय, बोलो मेरे भाई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अंडर रूट, टेल मी 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बता दो? 50,000 लीटर्स इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच 100, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 0.20, तो 2 इंटू 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.20, ये जो भी आया उसका स्क्वायर रूट। आंसर इज 7071 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली, है या नहीं? Yes, sir. और हमारा ऊपर आंसर 7000 था, क्योंकि वहां पे तो मल्टीपल ऑफ 1000 में लिया था ना बच्चों मैंने। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो 7071 liters is economic batch quantity. 7071 liters is क्या ये? Economic batch quantity. Is economic batch quantity. Understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Is economic batch quantity. I hope everyone has understood this. Yes, sir. Yes or no? Yes. तो ये एटलीस्ट इसका बेसिक समझा क्या आपको? Yes, sir. किस चीज का बेसिक? EBQ. यस। जॉब कॉस्टिंग का बेसिक समझा क्या? Yes. EBQ का बेसिक समझा क्या? Yes. यस और नो? ओके, नाउ राइट डाउन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या लिख रहे हो? Contract costing. मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया क्या पहले के? उस पर कुछ एग्जांपल्स लूंगा मैं, डोंट वरी। बट अगर आप ICI मटेरियल भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें से 80% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, वैसे कैंसिल पे हो जाएगा। आप समझ रहे हो? Yes. बट मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन उस टाइप का है, वो तो करना पड़ेगा आपको रिवाइज। बराबर है बच्चों? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ध्यान दे रहे हो सब लोग? Yes, sir. तो अच्छा मुझे बताओ, क्या ना इसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जॉब कॉस्टिंग ही होता है? ओनली थिंग इज दैट इट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। Yes, sir. इट इज ऑफ, Long duration. अब 5 साल कोई प्रोजेक्ट चलने वाला है, 8 साल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको जॉब नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? Contract costing. जनरली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं इसमें, डैम कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, ग्रेड सेपरेटर। आप समझ रहे हो ना? यस और नो? Yes. कोई बड़ा ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, आर यू गेटिंग दिस? कोई बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, तो दैट कम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दैट कम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो राइट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। Contract costing is that form of specific order costing, which applies in the case where work is undertaken, in the case where work is undertaken for customer special requirement। यहां पे भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट ही होता है ना? Yes, sir. सेम लाइक जॉब कॉस्टिंग भाई, Yes, sir. under customer requirements, and each order is of long duration। बहुत बोरिंग लगता है लिखना है ऑल दोस थिंग ना बच्चों, बट ये वर्डिंग सेम टू सेम तो छोड़ो, इसके आसपास का भी नहीं आता है। कई बार स्टूडेंट कुछ भी लिख देता है, करेक्ट और नॉट? तो नहीं मिलेंगे ना मार्क्स उसके लिए फिर। यस और नो? दिस सिस्टम इज एम्प्लॉयड जनरली बाय, दिस सिस्टम मतलब कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड by builders, by, बोलो मेरे भाई, builders, civil contractors, then constructional and mechanical engineering firms, समझ में आ रहा है आपको ये? Yes, sir. यस और नो?
तो जैसे मैंने आपको बोला था फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन आता है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लिखेंगे हम लोग। Yes, sir. एक दो कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने अभी तक बता दिया आपको। ईच बोलो, जॉब इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, यस और नो, Yes. वर्क इट इज डन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। Yes, sir. अच्छा, बट एक फर्क है इसमें, जॉब कॉस्टिंग में जनरली वर्क इज डन बाय द पर्सन, समझ रहा है ना। जनरली अभी जैसे कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बना, समझो मैं L&T हूँ, लार्सन एंड टुब्रो, सुना है ना। Yes. एंड मुझे मान लो पुणे में फ्लाईओवर बनवाना है, एंड ये काम मुझे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हुआ, कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टी। इतना बेसिक में प्रॉब्लम है तुम्हारा, जो काम दे रहा है वो मुझे, मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हुआ ना। Yes, sir. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, Contracting. कॉन्ट्रैक्टी। तो जनरली वर्क इज डन एट कॉन्ट्रैक्टीज प्लेस। अब लार्सन एंड टुब्रो का हेड ऑफिस मुंबई में है, तो L&T ब्रिज मुंबई में बना के पुणे में डिलीवरी देने वाला है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. बट जॉब कॉस्टिंग में ऐसा हो सकता है, करेक्ट। समझो मैंने मोबाइल को बोल दिया कि इसको एक स्पेशल कवर बना दो जिसके पीछे विनोद ऐसे लिख देना यहाँ पे और बना के दे देना। हो सकता है कि वो अपनी जगह पे बनाता है एंड मुझे देता है, वो भी तो जॉब ही है ना भाई, क्यों? बिकॉज कवर इज डिजाइन एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, इज डिजाइन एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। वो अपने प्लेस पे बनाया, मुझे डिलीवरी दिया, पॉसिबल है, एंड इवन दैट वाज कस्टमाइज्ड ना, इट वाज कस्टमाइज्ड। बट अब बताओ, ब्रिज दिल्ली में बना के पुणे में डिलीवरी मिलेगा, फ्लाईओवर बनेगा, अच्छा पुणे मुंबई रास्ते पे टनल बनाना है, दिल्ली में टनल बना के इधर भेजेंगे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वर्क इज डन एट कॉन्ट्रैक्टीज प्लेस, वर्क इज डन एट कॉन्ट्रैक्टीज प्लेस, करेक्ट है। Yes. एंड अब बताओ, प्रॉब्लम ये रहता है कि ओवर द ईयर्स ये प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो हर साल में प्रॉफिट कितना बुक करे, ये प्रॉब्लम रहता है ना, यस और नो, क्योंकि 6 साल कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कितना वर्क अभी तक सर्टिफाई हुआ है, कितना अनसर्टिफाई है, कितना कॉस्ट हमने इनकर किया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये सब देखना पड़ता है ना उसके लिए, यस और नो। तो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लिखा आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिखा बच्चों? Yes, sir. ओके, राइट डाउन। 1, अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, या तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ जॉब ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, इज अ, बोलो मेरे भाई, Job of long. जॉब ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। सेकंड, वर्क इज कैरिड आउट एट कॉन्ट्रैक्टीज प्लेस, वर्क इज carried out at contractee's place, work is carried out at contractee's place। समझा बच्चों? Yes, sir. ओके, अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देता है। समझो मैं, सुनो सब लोग, मैं यहाँ पे पुणे में ब्रिज बनवाने वाला हूँ, L&T, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे काम दिया है और पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 करोड़ है। क्या है? बड़ा ब्रिज है, 500 करोड़। आप समझ रहे हो क्या? तो 500 करोड़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 500 करोड़ क्या है? Contract price. ये प्रोजेक्ट 6 साल चलने वाला है, समझ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? L&T, ध्यान नहीं है तुम्हारा। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? L&T. L&T। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? 500 करोड़। ध्यान दे रहे हो? Yes, sir. तो गवर्नमेंट मुझे 500 करोड़ हाथ में देगा क्या मेरे? ये लो 500 करोड़, ब्रिज बनाना 6 साल में बनाना। हाँ याद, हमने भरोसा रखा है तुम पे। 500 करोड़ गवर्नमेंट दे देगा हाथ में। कब देगा फिर गवर्नमेंट? On completion of work. अच्छा, पूरा ब्रिज कंप्लीट होने के बाद? Full. पूरा ब्रिज कंप्लीट होने के बाद तो मतलब समझ रहे हैं क्या? L&T ऐसे हजार प्रोजेक्ट एट ए टाइम करता है। आप समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. पूरा पैसा अगर बाद में मिलने वाला है तो इमेजिन करो ये कंपनी का क्या होगा। तो कब पैसा मिलता है? कब मिलता है? After. एज पर द प्रोग्रेस, एज पर द। अच्छा, ये प्रोग्रेस गवर्नमेंट को कौन बताता है? कॉन्ट्रैक्टी को कौन बताता है? Specified price. कोई तो यहाँ पे कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को तो भेजते हैं यहाँ पे, बोलते जाओ भाई ब्रिज देख के आ। फिर बोलता है हाँ ब्रिज तो बहुत बढ़िया बन गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हाँ ले ये 100 करोड़, ये ले 150 करोड़। ऐसा होता है क्या? फिर कौन देखता है ये प्रोजेक्ट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कौन देखता है?
आर्किटेक्ट, इंजीनियर का टीम होता है, समझ रहा है नहीं, जो कहां पे जाता है, साइट पे जाता है एंड देखता है कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। वो बोलता है 10% कंप्लीट, 15% कंप्लीट, 12% कंप्लीट, यस और नो, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलते हैं? एंड ये किसको बताया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टी को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टी को बताया जाता है। तो समझो वर्क सर्टिफाइड, क्या बोलो, वर्क सर्टिफाइड 100 करोड़ का है। कितना? 100 करोड़ जबकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 करोड़ था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? 500 करोड़ तो इसको जो बोला जाता है इंटू 100, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो इसी में शायद आपको एक फॉर्मूला बनता रहेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, उतना वर्क सर्टिफाइड होता है, उतना वर्क सर्टिफाइड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, बताओ कितना रहेगा? वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट बोलो प्राइस प्राइस इंटू परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यस सर परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन कंप्लीशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। या डिग्री ऑफ कंप्लीशन का क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ? इसी में साइड चेंज कर रहा हूं मैं सिर्फ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का बोलो। अच्छा लिखा है, वही लिखा है, चलेगा ना? डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखा है बच्चों ऊपर फॉर्मूला, यस और नो लिखा है। तो वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? अच्छा बताओ, फिर वो इंजीनियर का टीम आता है या सर्वेयर, सर्टिफाइड इंजीनियर्स, वो कॉन्ट्रैक्टी को बताते कि इतना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, अकॉर्डिंगली पेमेंट रिलीज होता है। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, प्लीज प्लीज मुझे बताओ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 20% है, प्लीज ध्यान दो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 20% है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ का 20% कितना होता है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ कॉन्ट्रैक्टी ने देना चाहिए, फिर भी कॉन्ट्रैक्टी ने 80 करोड़ ही दिए, समझो कितने दिए? तो 20 करोड़ रखे कि नहीं हाथ में, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। क्या बोलते हैं उसको? सुना है क्या कभी? रिटेंशन मनी। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है, या इनफैक्ट कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद 6 महीने साल भर के बाद दिया जाता है, ब्रिज बाद में गिर गया तो, यस और नो। तो रिटेंशन मनी एक सेफ्टी मनी है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में दिया जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्टी को, यस और नो। तो क्या रहेगा ये बोलो? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बोलो मेरे भाई, वैल्यू ऑफ माइनस प्रोग्रेस पेमेंट मेड, बराबर है ना, माइनस व्हाट बोलो? प्रोग्रेस पेमेंट, प्रोग्रेस पेमेंट जो भी किया, करेक्ट है, इज रिटेंशन मनी, इज द रिटेंशन मनी। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? यस और नो? ओके। एंड एक फॉर्मूला शायद आप जानते रहोगे, वो है नोशनल प्रॉफिट। सुना है क्या कभी आपने? नोशनल प्रॉफिट वो है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस cost of work certified is notional profit. Value of work certified minus cost of work certified, value of work certified minus cost of work certified is the progress pay, sorry, is the notional profit, is the notional profit. Okay, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख रहा था, ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे अभी तक, बस ये हो सकता है तो फॉर्मूले आप याद रखो बच्चों, याद रहने का चांस है क्या कुछ? ओके नेक्स्ट फीचर इज, लिख रहे हो क्या? देयर मे बी पेनल्टी फॉर लेट कंप्लीशन, पेनल्टी फॉर बोलो लेट कंप्लीशन। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी भरना पड़ सकता है ना, यस और नो? पेनल्टी फॉर लेट कंप्लीशन कॉमा बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन। समझ रहे हैं क्या? बोनस फॉर बोलो अर्ली कंप्लीशन, बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? ओके नेक्स्ट, मटेरियल कंज्यूम्ड कॉमा लेबर ओवरहेड्स कॉमा डेप्रिसिएशन, okay, is debited to contract account on the basis of, is debited to contract account
is debited to contract account at actual, at बोलो बच्चों actual, therefore there is no question of under oblique over absorption. मतलब कोई प्री डिटरमाइंड रेट से कभी absorb नहीं होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? There is no question of, बोलो मेरे भाई, under oblique over absorption. There is no question of under oblique over absorption. Are you understanding, my friends? Yes, sir. ध्यान दे रहे हो? Yes, sir. ध्यान दे रहे हो बच्चों? Yes, sir. सब लोग प्लीज ध्यान दो अब यहाँ पे. ओके, एक जस्ट एक इमेजिनरी में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं. क्या बोलो? Contact account. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लेट से पीरियड है, ओके, या समझो एज ऑन 31 मार्च 2022. आप समझ रहे हो? इस साल में कभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आगे और 5 साल चलने वाला है. ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? Yes, sir. कितने साल चलने वाला है? 5 sir. 5 साल चलने वाला है. समझो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 करोड़. कितना है? 10 crores. Let's say degree of completion is, degree of completion as on 15th March 2022 is 30%. 15 मार्च को डिग्री ऑफ कंप्लीशन है. समझा क्या? Yes, sir. अच्छा, हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब तक का बना रहे? 31 मार्च तक का. हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होने वाले? 31 मार्च को क्लोज होने वाले. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. 31 मार्च को क्लोज होने वाले. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022 मैं बना रहा हूं. ध्यान दे रहे हो बच्चों? Yes, sir. अच्छा बताओ, प्रॉब्लम ये है कि बच्चों वो जो सर्टिफाइड इंजीनियर है वो 15 मार्च को आके गया, एंड अब नेक्स्ट विजिट उसका 15 मई को है. समझा क्या? हमारा अकाउंट का क्लोजिंग डेट और उसका विजिट का डेट सेम होना जरूरी नहीं है ना? तो आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एटलीस्ट बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय बोलो मेरे भाई, Work, sir. वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क सर्टिफाइड 3 करोड़ आएगा कि नहीं? बोलो Yes, sir. यस और नो? Yes. अच्छा, ये 3 करोड़ रुपए बाय वर्क सर्टिफाइड. आप इमेजिन करो वर्क सर्टिफाइड अकाउंट. क्या बोलो? Work, sir. इमेजिन करो वर्क सर्टिफाइड अकाउंट. समझ रहे हैं क्या? तो वर्क सर्टिफाइड अकाउंट में क्या रहेगा? बोलो वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट, Yes, sir. टू बोलो Contract account. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कितना है? बोलो 3 करोड़. यस और नो? एंड समझो कॉन्ट्रैक्टी से अपने को कैश मिला है, बाय कैश समझो 2.5 करोड़ मिला है. Yes, sir. यस और नो? तो बताओ यहाँ पे बैलेंस है या नहीं है? Yes, sir. कितना बैलेंस है? 50 lakhs. 50 lakhs. एंड ये 50 lakhs क्या है फिर? रिटेंशन मनी है. यस और नो? Yes, sir. ये रिटेंशन मनी है एज गुड एज. Yes, sir. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बाय कैश 2 करोड़ 50 lakhs आया हुआ है. Yes, sir. तो वर्क सर्टिफाइड अकाउंट में बैलेंस है ना मेरे भाई? Yes, sir. अभी तक पूरा पैसा आया ही नहीं है. नहीं समझ रहा है कोई? समझ रहा है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके. या आप या ऐसे कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि सर ये बाय कैश यहाँ पे क्या आएगा, तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखा है कि नहीं? यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्टी करके डेबिट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? बोलो बाय, बोलो मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्टी. बाय कॉन्ट्रैक्टी मतलब हम बोल रहे हैं भाई ये 3 करोड़ जो है कॉन्ट्रैक्टी हमको दे दे. यस और नो? Yes, sir. बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट. किसके बुक्स ऑफ अकाउंट से? ये कॉन्ट्रैक्टर के है ना? Yes, sir. यस और नो? अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे दिखेगा? हाँ बोलो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट. बोलो मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू वर्क सर्टिफाइड, Yes, sir. टू वर्क सर्टिफाइड. कितना? 3 3 करोड़. यस और नो? Yes, एंड समझो अभी उससे पैसा आया हुआ है, तो बाय कैश और बैंक yes, sir. कितना आया है उससे? 2 lakhs. 2 करोड़ 50 lakhs. एंड बैलेंस कितना है फिर? अभी बताओ. 50. कैन आई से बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज एज गुड एज रिटेंशन मनी. Yes, sir. दिस इज बोलो As good as the रिटेंशन मनी. ये 50 lakhs है, Yes, sir. इज अ बैलेंसिंग फिगर. Yes, sir. यस और नो? तो 50 लाख उससे आना बाकी है. एंड ये अकाउंट क्लोज हुआ क्या? बता दो. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. इसमें कुछ डाउट है क्या बच्चों? No, sir. अच्छा, वर्क सर्टिफाइड कितना था? बोलो 3 वर्क सर्टिफाइड कितना था? 3 crores. 3 करोड़. वर्क सर्टिफाइड
3 करोड़ था. आई होप यू आर गेटिंग दिस. Yes, sir. जस्ट मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ. वर्क वापस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाते. 3 करोड़ था. अच्छा, ये वर्क सर्टिफाइड कब हुआ था लेकिन बच्चों? 15 मार्च को. 15 मार्च को. अच्छा बताओ, कंपनी ने जो खर्चा किया है टू मटेरियल, समझ रहे हैं ना, Yes, sir. टू लेबर, यस और नो, Yes, sir. टू ओवरहेड्स, टू डेप्रिसिएशन, टू रेंट ऑफ मशीनरी, दुनिया भर का खर्चा रहेगा ये. यस और नो. Yes, sir. समझो वो खर्चा जो हुआ है ना बच्चों, वो समझो है 2 करोड़ 20 लाख. क्या है? 2 करोड़ 20 लाख. 2 करोड़ 20 लाख. समझ रहा है क्या? Yes, sir. उसमें से अब उसको मैं ब्रेकअप कर रहा हूं यहाँ पे. अप टू 15 मार्च, अप टू बोलो, 15 मार्च. एंड 15 मार्च टू 31 मार्च, ऐसे 2 हेडिंग दे रहा हूं उसको मैं. Yes, sir. तो अप टू 15 मार्च 2 करोड़ 15 लाख खर्चा हुआ है, एंड उसके बाद में 5 लाख हुआ है. ध्यान दे रहे हो क्या आप? समझा क्या? बता दो ये. Yes, sir. उसके बाद कितना हुआ है बोलो? 5 लाख. तो 5 लाख खर्चा कब हुआ है बच्चों? 15 मार्च और 31 मार्च के बीच में. Yes, sir. यस और नो. Yes, एंड 2 करोड़ 15 लाख खर्चा कब हुआ है? up to 15 मार्च. समझ रहा है नहीं? Yes, sir. तो आप बताओ, वर्क सर्टिफाइड कब था? 15 मार्च को था. तो 15 मार्च को एज गुड एज कहना है, इतना पैसा कॉन्ट्रैक्ट से आना बाकी है. 15 मार्च तक खर्चा 2 करोड़ 15 लाख ही हुआ है. Yes, sir. तो आप बताओ बच्चों, मेरा नोशनल प्रॉफिट 85 लाख है या नहीं? Yes, sir. 85 lakhs. This is the value of work certified. It is the cost of work certified. Cost of work 35. certified. तो ये 5 लाख क्या है? कॉस्ट है, बट इट इज कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. यस और नो? तो आप बताओ, यहाँ पे बाय कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी आता है फिर. Yes, sir. मतलब बाय कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वो आ गया. कितना है फिर बोलो? 5 लाख. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? Yes, sir. बाय कॉस्ट ऑफ वर्क. अच्छा मुझे बताओ, डेबिट साइड में क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. क्रेडिट साइड में क्या है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. तो कहने से कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो दोनों साइड में है. Yes, sir. एंड डेबिट अलग क्या है दोनों साइड में बोलो? इधर कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है और इधर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है. दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज नोशनल प्रॉफिट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू, बोलो मेरे भाई, नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन. यस और नो? कितना है नोशनल प्रॉफिट बोलो? 85 lakhs. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. इस तरह से अकाउंट क्लोज कर सकते हैं हम लोग ये. आपको लग रहा है कि सर ऐसे इतना ही होता है क्या? अब एक्चुअल में क्या होगा? टू डेप्रिसिएशन आएगा, बाय मटेरियल एट साइट, ऐसे कुछ आएगा ना फिर एडजस्टमेंट. टू डेप्रिसिएशन, ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लोजिंग वैल्यू, ये मेन एडजस्टमेंट है. समझ रहा है कि नहीं? बाकी उसके अंदर जो भी प्लस माइनस रहेगा वो तो करेंगे ही हम लोग. पूरा डेबिट साइड में क्या क्या आता है? पूरा खर्चा. क्रेडिट साइड में क्या आता है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, फिर बाय क्लोजिंग मटेरियल. ऐसा हो सकता है ना? यस और नो? Yes, sir. आप समझ रहे हो क्या? तो बोलो बच्चों, क्या फॉर्मूला था नोशनल प्रॉफिट का? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. एंड जब भी कोई सिर्फ वर्क सर्टिफाइड बोल रहा है मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है. क्या है वो? बोलो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड. एंड वो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आता क्यों है समझाना? क्योंकि तुम्हारा वो जो लास्ट वैल्यूएशन हुआ था वो डेट अलग रह सकता है और अकाउंट का क्लोजिंग का डेट अलग रहता है. Yes, sir. तो बीच में जो खर्चा हुआ है, राइट, उसका तो सर्टिफाइड हुआ ही नहीं ना भाई. Yes, sir. मतलब वो 3 करोड़ के अंदर वो कंसिडर ही नहीं हुआ था. 3 करोड़ जब वैल्यूएशन हुआ था तब, यस और नो? तब मतलब 30, वो 10 करोड़ का 30% था ना. वो तो 15 मार्च को ही कंप्लीट था ना मेरे भाई. तो ये 5 लाख का खर्चा हुआ है, वो तो बाद में हुआ है, उसका तो वैल्यूएशन हुआ भी नहीं. वो तो 3 करोड़ के अंदर कंसिडर भी नहीं हुआ था. तो वो तो डेबिट में भी रहेगा, क्रेडिट में भी रहेगा, कॉस्ट के अंदर वो घुसा हुआ रहेगा. अब मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखा है 5 लाख बच्चों, बट एक्चुअल में वो मटेरियल के कॉस्ट के अंदर ही घुसा हुआ रहेगा ना. वो तो मटेरियल के रिकॉर्ड थोड़ी हम रखते हैं ऐसे अप टू 15 मार्च, आफ्टर 15 मार्च. यस और नो? लेबर के अंदर रहेगा कि नहीं वो? ये तो मैंने आपको बाजू में बताया हो. यस और नो? मतलब वो 5 लाख दोनों साइड में है, बट एक्चुअल में तुमको दिखाते वक्त तो ऐसे ही रहेगा. डेबिट साइड में 2 करोड़ 20 लाख है, 2 करोड़ 20 लाख है. यस और नो? बट वो 2 करोड़ 20 लाख के अंदर 5 लाख कौन सा था बोलो? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. तो डेबिट में क्या क्या है बताओ? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. क्रेडिट में क्या है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. एंड वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है. जो अनसर्टिफाइड है उसका वैल्यू कहां से आएगा? यस और नो? उसका तो कॉस्ट ही रहेगा ना सिर्फ. यस और नो? तो नोशनल प्रॉफिट कितना है बच्चों? 85 lakhs and this total is 3 crore 5 lakhs. Yes or no? This total is 3 crore
5 lakhs. I hope you are understanding this. तो ये फॉर्मूला समझा क्या बच्चों, आपको बता दो. Yes. यस, ये आपको लिखना है तो बाद में पॉज करके लिख के ले लो. यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें कोई लिखने की जरूरत है. कंसेप्ट समझा क्या बता, या लिख के लेना है अभी? Yes, sir. लिख के लेना है अभी. हाँ, समझा क्या आपको ये? Yes, sir. यस और नो? Yes. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कुछ गया है क्या दिमाग में थोड़ा बहुत? Yes, sir. चलो एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, चलेगा क्या? Yes, sir. है टाइम? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज रीड. प्लीज 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे पहले. तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 38 ऑन पेज 17. प्रॉब्लम नंबर 38 पेज 17 करेंगे बच्चों सॉल्व. Yes, sir. प्रॉब्लम नंबर 38 पेज 17 माय फ्रेंड्स. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 38 पेज 17. क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? Estimated profit. कंप्यूट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. Contract. कंप्यूट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अ Contract. कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन 90% कंप्लीट. Yes, sir. चलो टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट 20. 22,50,000. एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगने वाला है? और 2.5 लाख, बराबर है ना? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 32. 32,50,000. Yes. वर्क सर्टिफाइड 27. 27,50,000. वर्क अनसर्टिफाइड 1,70,000. 1,75,000. कैश रिसीव्ड 21,25,000. 21,25,000. समझ रहा है क्या? Yes, sir. बताओ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? $750,000. एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट 7,50,000. सही है. अच्छा देखो, ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का कोई लेना देना ही नहीं है यार. Yes, आपको बोल रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट करो, जब वो कंप्लीट होगा तब कितना प्रॉफिट होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अभी तक जितना खर्चा हुआ है और जितना खर्चा होने वाला है डिडक्ट करो, खत्म. sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, So write down calculation of बोलो Estimate. estimated profit on completion of contract. Calculation of estimated profit on completion of contract. Particulars amount. Particulars amount. ठीक है बच्चों, चलो बोलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 32 lakhs. 32,50,000. Yes, sir. मतलब जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इतना पैसा आएगा. Yes, sir. बी टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट, जितना भी खर्चा किया है अभी तक, बराबर है ना? Yes, sir. बट इतना खर्चा कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट किया है या 90% कंप्लीट किया है सर? 90%. 90%. यस और नो? Yes, sir. अच्छा, फिर पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए और कितना खर्चा होने वाला है? 2,50,000. राइट ऑन एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर. Estimated further expenditure to complete the contract. Yes, sir. To complete the contract, including contingencies. मतलब उन्होंने जहां जहां सोचा है कि इतना लग सकता है, ज्यादा लग सकता है क्या, तो सब contingencies कंसिडर करके बता रहा है वो. यस और नो? Yes, sir. कितना इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंसी खर्चा है? 2,50,000. तो बी प्लस सी क्या आएगा बच्चों? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑन कंप्लीशन. क्या आएगा?
Estimated total cost on completion. Estimated total cost of contract on completion. On completion, tell me, is it B plus C? Yes, sir. Is it 25 lakhs? Yes, sir. And tell me, A minus D will be the answer. Yes, sir. आज कितना वर्क अभी तक सर्टिफाइड है, कितना पैसा मिला है, इससे कोई लेना देना है कि बच्चों इस क्वेश्चन को अभी तो Yes, sir. तो क्या रहेगा बोलो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन. एस्टिमेटेड प्रॉफिट On completion. ऑन कंप्लीशन. टेल मी, इज इट A माइनस D? Yes, sir. क्या आंसर है? 7,50,000. 7,50,000 Yes, sir. is estimated profit on completion. Is estimated profit On completion. on completion. I hope you are understanding this. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. पक्का समझा यहाँ तक? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर आज का लेक्चर कंप्लीट चलेगा. Yes, sir. चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 39. ट्राई नंबर 39 पेज 17. प्रॉब्लम नंबर 39 पेज 17 माय फ्रेंड्स. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 39 पेज 17. ये प्रीवियस क्वेश्चन जो भी था कंप्लीट हुआ है बच्चों सबका? Yes, sir. हुआ या नहीं? चलो उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 39 प्लीज पढ़ लेना. एंड चलो पढ़ो. आप तुम ये सोच के पढ़ो कि तुम्हें ही सॉल्व करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. प्रॉब्लम नंबर 39 पेज 17 पढ़ रहे ना बच्चों? ओके. फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. मटेरियल purchased, material drawn from stores, wages, plant issued, chargeable expenses, apportioned direct expenses. समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Contract was for 20 lakhs and it commenced on January 1, 2021. Value of work completed and certified as on 30th November 21 was, बोलो, 13 lakhs, out of which 10,40,000 was received Received. in cash and the balance being held back as retention money by the contractee. Yes, sir. Value of work certified, work completed subsequent to architect certificate but before 31st December was, bolo, 60,000. 60,000. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. There were also lying material on site of 40,000. Yes, sir. It was estimated that value of plant as on 31st December is 30,000. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. You are required to compute, bolo, value of work certified, cost of work not certified and notional profit of the contract as on 31st December 2021. बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों. Yes, sir. यस. तो एक काम करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दे, सभी आ जाएगा. Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देंगे, ये सभी आ जाएगा ना. Yes, sir. तो राइट डाउन. इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बराबर है ना? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में है ये, बराबर है ना? Yes, sir. कौन सा अकाउंट बोलो? Contract. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड, बोलो मेरे भाई, 1st January 2021 to 31st December. 31st December 2021. बट वर्क सर्टिफाइड 30th नवंबर को हुआ है बच्चों. Yes, sir. Yes. यस और नो? Yes. इसलिए तो जो दिसंबर में खर्चा हुआ है वो अनसर्टिफाइड रहेगा. Yes, sir. समझा क्या आपको ये? एंड अगर वर्क सर्टिफाइड ही 31 दिसंबर को होता तो वर्क अनसर्टिफाइड रहता ही नहीं फिर. Yes, sir. ये तो कंसेप्ट समझा है ना आपको? Yes, sir. ओके. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलो बनाओ. पर्टिकुलर अमाउंट बना रहे फॉर्मेट. Yes, sir.
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ओके चलो बोलो। टू Material purchased. मटेरियल परचेस्ड, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही मटेरियल परचेस किया गया था, बराबर है ना? Yes, sir. लेकिन पूरा कंज्यूम कहाँ हुआ है? वो sir मैंने- ठीक है, नहीं रहेगा, जितना बाकी है उतना लिखेंगे बाद में हम क्लोजिंग बोल के। Yes, यस और नो? Yes. देन टू मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स, मतलब कोई कंपनी का ये स्टोर है, वहां से इस कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल ड्रॉ किया, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम, बोलो, Stores. स्टोर्स, कितना है ये? 1 lakh. 1 लाख। यस और नो? Yes. देन टू वेजेस 2,25,000. 2 lakhs 25,000. 25,000, सही है क्या बच्चों? Yes, sir. देन टू प्लांट इशूड, कितना है? 75,000. अच्छा, ये पूरा का पूरा प्लांट यूज हुआ है और उसका यूजफुल लाइफ 1 ईयर ही है क्या? नहीं. उसका कुछ क्लोजिंग वैल्यू रहेगा तो रखेंगे राइट हैंड साइड में फिर। Yes, sir. हाँ बोलो। टू चार्जेबल एक्सपेंसेस, 75,000. 75,000. टू चार्जेबल एक्सपेंसेस टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है ना? Yes. 75,000। Yes. देन Indirectly. टू अपॉर्शनड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी लेना पड़ेगा क्या? Yes, sir. ऑब्वियसली पूरा का पूरा खर्चा लेना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes. अपॉर्शनड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 25,000. 25,000. 25,000। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब बताओ, बाय क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड एज ऑन 31 दिसंबर के पहले जो भी हुआ है वो 13,000. कब, कितना है वैल्यू वर्क सर्टिफाइड बच्चों? 13 lakhs। 13 lakhs. अच्छा, अब ये जो खर्चा हुआ है ये 31 दिसंबर तक का है। सुनो 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 प्लीज, खर्चा कब तक का है? 31 दिसंबर का है, बट ये 13 lakhs, वो तो 30 नवंबर को उसने बोला था ना, ठीक है 13 lakhs सैंक्शन। Yes, sir. उसके बाद में भी हम खर्चा बंद किए क्या? नहीं. नहीं। समझ रहा है क्या? तो अगर उसके बाद में खर्चा बंद किए रहते तो ये लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर अलग रह सकते थे। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब है ये खर्चे के अंदर दो चीजें, कौन सी? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। बट राइट हैंड साइड में क्या है? सिर्फ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बट अब बताओ वर्क अनसर्टिफाइड का क्या? वो लेना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो कितना है वो? 60,000. 60,000. दिया है क्या क्वेश्चन में? Yes, sir. यस। तो बोलो बाय, हाँ बोलो, कॉस्ट या वैल्यू? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब ये खर्चा कब हुआ है बच्चों? After November. 30 नवंबर के बाद में 31 दिसंबर के पहले। Yes, sir. कितना बोलो? 60,000. 60,000। तो ये 60,000 डेबिट साइड में क्यों नहीं लिखा आपने? वो तो ऑलरेडी खर्चे के अंदर है, Yes, sir. अलग से क्यों लिखो भाई? वो खर्चे के अंदर है, वो खर्चा ऑलरेडी 31 दिसंबर तक का है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके। और अच्छा, कहना है से ये 13 lakhs में से कितना रिसीव हुआ, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है, Yes, वो sir. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा। यस और नो? Yes, sir. कितना 13 lakhs में से कितना रिसीव हुआ है वो लिखते हैं कि हम यहाँ पे 13 lakhs रिसीवेबल है या नहीं है, Yes, sir. रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट देख लेगा, बराबर है? Yes, sir. ओके। वैल्यू ऑफ वर्क सब्सिक्वेंट, ये 60,000 हो गया ना। देयर वेर आल्सो मटेरियल एट साइट, तो बाय मटेरियल एट साइट, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. बाय मटेरियल एट साइट, बोलो कितना है? 40,000. 40,000. 40,000। यस और नो? By value. एंड बाय क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, या बाय प्लांट एट साइट बोल सकते हो, बराबर है ना? Yes, sir. कितना है बच्चों? 30,000. 30,000। एंड डेबिट 75,000 था, बराबर है ना? Yes, sir. आप ऐसे भी कर सकते थे 75,000 माइनस 30,000 करके 45,000 डेबिट में लिखना, ये भी पॉसिबल था बच्चों। Yes, sir. यस और नो? Yes, मेरे sir. ख्याल से कहानी खत्म है, बस जो बैलेंसिंग फिगर है वही नोशनल प्रॉफिट या लॉस है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो बोलो कितना है, प्रॉफिट है या लॉस है, तुम ही बता दो मुझे। Okay. क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बच्चों? 14,30,000 है क्या? Yes. Yes, sir. 14,30,000। Yes, sir. तो ऑब्वियसली अब ये टोटल भी 14,30,000, इधर तो उससे कम ही दिख रहा है अभी फिलहाल मुझे। Yes, sir. तो 6 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 2 lakh 25,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000, ये टोटल 11 lakhs आ रहा है क्या अभी? Yes, sir. तो टेल मी इज इट 3 lakh. 3,30,000? Yes, sir.
नोशनल प्रॉफिट 3,30,000 है मेरे भाई, Yes, sir. 3,30,000. Yes or no? Yes, sir. क्वेश्चन क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. किया क्या हमने फाइल? Yes, sir. कितना है? 30 lakhs. 30 lakhs. कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड 60,000. 60,000. नोशनल प्रॉफिट 3,30,000. 3,30,000. Yes, sir. समझा सबको ये? Yes, sir. कुछ गया दिमाग में पक्का? Yes, sir. यस. थोड़ा बहुत क्लैरिटी है बच्चों इसमें? Yes, sir. तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे एंड फिर ऑब्वियसली सर्विस कॉस्टिंग पे भी जाएंगे हम लोग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. यस और नो? Yes. ओके. तो shall we stop here for the day, my friends? Yes, sir. Yes. Thank you very much, my friends. See you tomorrow. Bye bye.